जोहार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिविलियंस में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सिविलियंस के द्वारा झारखंड एक्साइज कांस्टेबल और फील्ड वर्कर की क्लासेस बिल्कुल ही यूट्यूब में फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। साथ ही साथ आप लोग को इसका पीपीटी जो वो बिल्कुल ही फ्री में सिविलियंस के एप्लीकेशन या फिर टेलीग्राम पे मिल जाएगा। साथ ही साथ सिविलियंस के द्वारा एक्साइज कांस्टेबल और फील्ड वर्कर के लिए एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया गया है, जिसमें कि आपको टोटल 25-25 टेस्ट देखने को मिलेंगे। इसमें आपका लैंग्वेज पर खोट्ठा रहेगा, उसमें आपको 25 टेस्ट, और आपका यहाँ पे जो थर्ड पेपर है वहाँ पे आपको 25 टेस्ट, अर्थात टोटल 50 टेस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से और जो क्लासेस हो रही है उसके माध्यम से आप अपने पेपर 2 और पेपर 3 की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ सिविलियंस के द्वारा जेपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है और सिविलियंस के द्वारा टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया गया है। तो आप इस पे भी जुड़ के अपने जेपीएससी के प्रीलिम्स के और मेंस की तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम लोग एक्साइज कांस्टेबल के अगले टॉपिक को। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले क्लास में हम लोग झारखंड की ज्योग्राफी को शुरू किए हैं और झारखंड की ज्योग्राफी में भी हम लोग झारखंड का भौगोलिक परिचय कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही साथ दूसरा टॉपिक की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग झारखंड का धरातलीय स्वरूप भी कंप्लीट हो चुका है। झारखंड की भूगर्भिक संरचना, झारखंड की मिट्टी, झारखंड की कृषि, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, झारखंड की कृषि तक। आज का जो क्लास होगा इसमें हम लोग झारखंड की सिंचाई प्रणाली को करेंगे एक टॉपिक। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अगला झारखंड के वन को कंप्लीट करने वाले हैं। फिर हम लोग का अगला होगा यहाँ पे झारखंड की जलवायु, और हम लोग का जो नवा टॉपिक होगा वो झारखंड में पर्यावरणीय संबंधित तथ्य। तो हम लोग कोशिश करेंगे इन 4 टॉपिक को आज के क्लास में खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग का 2 टॉपिक रह जाएगा झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण, और एक हम लोग आ जाएगा यहाँ पे झारखंड में अफवाह प्रणाली। तो इन टॉपिक के साथ हम लोग का झारखंड का भूगोल जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो आज के क्लास में मुख्य रूप से हम लोग सिंचाई प्रणाली, फिर हम लोग यहाँ पे झारखंड के वन, झारखंड में पर्यावरण संबंधी तथ्य और झारखंड की जलवायु को करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए झारखंड की सिंचाई प्रणाली, सबसे पहला चीज कि झारखंड में सिंचाई साधन क्या क्या है। तो जैसे कि हम लोग को झारखंड में सिंचाई साधन में आपको कुआं देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे नहर देखने को मिलेगा, तालाब देखने को मिलेगा और नलकूप देखने को मिलेगा, जो कि झारखंड में आधुनिक सिंचाई साधन के रूप में विकसित हो रही है। तो ये सब झारखंड में मुख्य रूप से सिंचाई के साधन है। और क्या है कि झारखंड में अगर सिंचाई की बात करेंगे तो झारखंड में सिर्फ 15% भूभाग, झारखंड में सिर्फ 15% भूभाग ही ऐसा है जहां पर क्या है सिंचाई साधन उपलब्ध है। अर्थात अगर वर्षा नहीं होती है तो 15% जमीन पर भी हम लोग खेती कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास सिंचाई के लिए उपयुक्त साधन उपलब्ध है। मतलब क्या है कि जो हम लोग का 85% भूमि है, 85% ऐसा भूमि है जो कि पूरी तरीके से हम लोग का वर्षा पर निर्भर है। अगर वर्षा नहीं होती है तो ऐसे भूमि पर खेती जो है वो हम लोग का नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से। यहाँ पर खेती जो वो वर्षा पर निर्भर है। अर्थात आजादी कितने दिन होने के बाद भी, या फिर झारखंड बनने के इतने दिन बाद भी अभी तक झारखंड में सिंचाई साधन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 15% भूभाग पर ही उपलब्ध है, जो कि कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र पर अस्थिरता को दिखाने का काम कर रहा है। वही अगर बात करेंगे कृषि क्षेत्र में तो झारखंड का 43% आबादी जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। और ऐसी स्थिति में झारखंड का 85% भूभाग जो है वो वर्षा पर निर्भर होने की वजह से कहीं ना कहीं ये बेरोजगारी के लिए बहुत बड़ा साधन हो जाता है। झारखंड में 15% भूभाग क्या है, 15% भूभाग क्या है, वहां पे सिंचाई साधन उपलब्ध है। अब इसमें भी क्या है कि 15% भाग में भी आपका 58.30% जो है, 58.30% जो वो सतही जल, और आपका 41.7% जो आपका भूमिगत जल द्वारा सिंचित है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो 15% है, ये डाटा आपसे पूछता है कि कितना परसेंट भूभाग जो वो सिंचाई साधन से आच्छादित है। तो 15%, झारखंड के कुल भूभाग का 15% भूभाग जो वो आपका सिंचाई साधन से आच्छादित है। अब उसमें क्या क्या आएगा आपको देखिए, तो इसमें भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया कि अति उच्च सिंचाई आवश्यकता वाले जिले होगा, फिर यहाँ पे आपका आगे यहाँ पे मध्यम ऊंचाई वाला आएगा, फिर आपका निम्न ऊंचाई वाला आएगा। तो अति उच्च सिंचाई आवश्यकता वाले जिले में आपको क्या क्या आएगा, गोड्डा आ जाएगा, साहेबगंज आएगा, दुमका और गुमला, ये सभी जिले, गोड्डा, साहेबगंज, फिर आपका गुमला और दुमका, ये सभी आपका अतिरिक्त सिंचाई साधन वाले जगह होंगे जहाँ पे बहुत अत्यधिक मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता होगी। फिर आता हम लोग आगे हम लोग का उच्च सिंचाई आवश्यकता वाले जिले, जिसमें कि देवघर, लोहरदगा, रांची और पश्चिम सिंहभूम आपका ये सभी चीज आ जाएंगे। फिर आता है मध्यम सिंचाई आवश्यकता वाले जिले, जिसमें कि गढ़वा, पलामू, गिरिडीह, इसके अलावा आपका हजारीबाग यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसके बाद हम लोग का निम्न सिंचाई आवश्यकता वाले जिले में चतरा, बोकारो, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम आ जाता है। तो ये सभी आगे हम लोग के जहाँ पे सिंचाई के अलग अलग आवश्यकताएं पड़ती है। तो यहाँ पे आपको कुल मिला के इस स्लाइड में आपको ये वाला डाटा याद रखना है कि झारखंड में कुल फसली भूमि का 15% भाग जो है वो क्या है, सिंचित है। यहीं पर क्या है, सिंचाई के साधन उपलब्ध है। बिना बरसात के भी आप यहाँ पे सिंचाई के माध्यम से खेती कर सकते हैं। कुल कृषि योग्य भूमि में सिंचाई का प्रतिशत 24.25 पलामू,
में सबसे ज्यादा है। अर्थात बात किया जाए कि सिंचाई का कृषि जो भूमि में सिंचाई का सर्वाधिक परसेंटेज कहां पे है, तो वो आपका पलामू हो जाएगा। आपको ये डाटा भी ध्यान रखना है। केंद्र सरकार द्वारा देश के 125 वृहद जलाशयों का पर्यवेक्षण किया जा रहा है, जिसमें झारखंड के 6 जलाशय गेतलसूद, तेनुघाट, मेथन, तिलैया, कोनार, पंचेत ये सभी शामिल है। तभी हम लोग इन सभी को पढ़ेंगे कि ये सब जो डैम है वो आपका कौन सा नदी में है, और यहाँ से हर बार क्वेश्चन आपका बनता है कि तिलैया डैम हो गया या फिर मैथन डैम हो गया, ये सभी कौन सी नदी पर है या फिर कौन सी नदी की सहायक नदी पर बना हुआ है। तो इन सभी को हम लोग आज की क्लास में करेंगे। अब देखिए झारखंड की सिंचाई प्रणाली, तो झारखंड में सिंचाई के साधन क्या क्या है। एक तो हम लोग कुआं देखते हैं हमेशा कि बहुत किसी के घर में कुआं रहता है, फिर तालाब देखते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग नहर भी देखते हैं, और अब हम लोग का नलकूप भी देखने को मिल रहा है। तो नलकूप जो है झारखंड सिंचाई के आधुनिक साधन के अंतर्गत आता है। वहीं अगर बात करें कुआं का, तो कुआं जो है वो हम लोग का परंपरागत साधन के अंतर्गत आता है। कुआं हम लोग का परंपरागत साधन। तालाब की अगर बात करेंगे तो तालाब जो हो जाएगा वो हम लोग का यहाँ पे आधुनिक साधन के अंतर्गत ही आएगा। तो देखिए कुआं हो गया, तालाब हो गया, नहर हो गया और नलकूप हो गया। तो कुआं की अगर बात करेंगे तो कुआं से सिंचाई में योगदान जो है वो आपका 32% है। कुआं से सिंचाई में योगदान 32% है, और सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले जहां पे कुआं से सिंचाई किया जाता है वो आपका साहेबगंज और जामताड़ा होगा। ये दोनों जिला आपको ध्यान रखना है। तो कुआं का परसेंटेज कितना हो गया, 32%। 32% सिंचाई जो है आपका कुआं से किया जाता है। इसके अलावा सबसे अग्रणी जिला कौन हो जाएगा, तो आपका साहेबगंज हो जाएगा, साहिबगंज। तो अब इसको ऐसा याद रखिए, कुआं एक तो पहला कि कुआं क्या परंपरागत साधन है। सिंचाई के लिए कुआं क्या परंपरागत साधन है, अर्थात परंपरागत तरीके से बहुत समय से हम लोग कुआं का उपयोग सिंचाई के लिए कर रहे हैं। तो कुआं सबसे पहला क्या है, परंपरागत साधन सिंचाई के लिए। सबसे ज्यादा सिंचाई कहां पे होता है, तो साहिबगंज में होता है कुआं से। तो ऐसा समझिए कि कुआं जो होगा किसके पास होगा, जो साहिब लोग होंगे उन्हीं के पास कुआं होगा, क्योंकि कुआं बनाने में भी अच्छा खासा खर्चा आता है। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि कुआं जो होगा वो साहिब लोगों के पास होगा। तो साहिबगंज में सबसे ज्यादा सिंचाई कुआं से होता है। परसेंटेज आपको याद रखना, परसेंटेज कितना, 32% जो होगा वो आपका कुआं से हो जाएगा। फिर आगे आता तालाब आता है। तो तालाब जो होगा ये क्या सिंचाई का सबसे पुराना साधन है। सर पीछे हम इसको आधुनिक साधन बताए थे, वो नहीं, तालाब जो है वो सबसे पुराना साधन होगा, और कुआं जो है वो आपका परंपरागत साधन होगा। तो यही से क्वेश्चन बनता है कि झारखंड में सबसे परंपरागत साधन सिंचाई के लिए कौन सा है, तो आपका कुआं होगा। वही झारखंड में सबसे पुराना सिंचाई के साधन क्या है, तो क्या हो जाएगा आपका तालाब होगा। झारखंड में आधुनिक सिंचाई के साधन कौन सा है, तो आपका नलकूप हो जाएगा। तो तालाब आता है, तो तालाब क्या हो जाएगा, सबसे पुराना साधन हो जाएगा सिंचाई के लिए। योगदान कितना है सिंचाई में, 30% योगदान तालाब का है। कहां पे, धनबाद और दुमका में इसका सर्वाधिक सिंचाई में उपयोग किया जाता है। तो कुआं हो गया आपका 32%, तालाब हो गया आपका 30%। कुआं से सर्वाधिक सिंचाई आपका जामताड़ा में होगा, वहीं तालाब से अगर सर्वाधिक सिंचाई की बात करेंगे तो ये आपका धनबाद में आता है। फिर आगे आता नहर आता है। तो नहर का बात करेंगे तो ये आधुनिक साधन है। योगदान कितना है, 2% है। नहर से सिंचाई में योगदान कितना, 2% है। नहर द्वारा सर्वाधिक या फिर सबसे ज्यादा पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में होती है। इसके बाद आता आपका नलकूप। तो नलकूप जो है वो आधुनिक युग का इसको कुआं भी कहा जाता है। नलकूप द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई क्रमशः लोहारदगा, पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह में हुआ है। अन्य साधन के द्वारा सिंचाई में योगदान 34% है। तो अब देखिए क्या क्या हो गया। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे कुआं से सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले कौन से होंगे, तो आपका साहेबगंज पहले आएगा, ठीक है। दूसरा बात करें तालाब से सर्वाधिक सिंचाई कौन सा जिले में होता है, तो वो आपका आ जाएगा तालाब से धनबाद में आ जाएगा। फिर आता आपका यहाँ पे नहर से सर्वाधिक सिंचाई कहां पे होता है, तो नहर से आपका पश्चिम सिंहभूम सरायकेला खरसावां होगा। फिर आखिरी आता हम लोग का कि नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई कहां पे होता है, तो नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई आपका लोहरदगा में होता है। तो नलकूप जो होता है या फिर इसको चापानल भी बोलते हैं, तो जो नलकूप होता है वो सामान्यतः क्या होता है, उसका जो बॉडी होता है वो लोहा का बना होता है। तो आप यहाँ पे लोहा से लोहरदगा याद रख सकते हैं कि नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई लोहरदगा में होता है। नहर से सर्वाधिक सिंचाई कहां पे होगा, तब का पश्चिमी सिंहभूम में होगा, वेस्ट सिंहभूम में होगा। तालाब से सर्वाधिक सिंचाई धनबाद में होगा, फिर दुमका में, और आपका कुआं जो कि परंपरागत साधन है वहां पे सर्वाधिक सिंचाई साहेबगंज में होगा। परसेंटेज क्या क्या हो जाएगा, तो बात करें कुआं का, कुआं जो होगा वो आपका 32% हो जाएगा। फिर तालाब हो जाएगा हम लोग का 30%, और नहर जो होगा वो आपका 2% आएगा। तो 32, 30 और 2% आपको ये डाटा याद रखना है, 32, 30 और 2। अब देखिए आपको आप इसको याद कैसे रखिएगा। कुआं को देखिए, तालाब, नहर और नलकूप है। तो नलकूप ये क्रम अगर याद रहेगा तो परसेंटेज याद रहेगा। कुआं में, नलकूप में, नहर में और आपका तालाब। देखिए नलकूप में क्या यहाँ पे 4 अक्षर है, नलकूप, इसका आप चौथा रैंक रखिएगा। फिर यहाँ पे नहर है, 3 है, तो इसको आप तीसरा में रखिएगा, और तीसरा से पहले आप तालाब को रखिएगा दूसरा में, और कुआं को आप रख दीजिएगा पहला में। तो ये आपका कुआं हो जाएगा, फिर आपका तालाब, उसका नहर, और फिर जाके आपका चौथा में नलकूप आएगा। तो यहाँ पे नहर का योगदान कितना आ जाएगा, 2% आएगा। फिर आपका तालाब का योगदान 30%, और दोनों का जो एड होगा वो आपका आ जाएगा कुआं में।
32%, 30%, 2%, क्या क्या हो जाएगा, कुआं हो जाएगा, तालाब होगा और फिर जाके आपका नहर होगा और उसके बाद आपका नलकूप आएगा। तो ये सभी हो गया झारखंड के सिंचाई के साधन हो गए, प्लस आपको जिला भी याद रखना है। इसके अलावे अन्य साधन से सिंचाई में योगदान कितना है, तो आपका 34% के आसपास ये आता है। तो आपको ये डाटा भी ध्यान रखना है। अब देखिए झारखंड में क्या है, अगर नहर की बात करेंगे तो नहर के लिए हमको चाहिए क्या, एक समतल जमीन चाहिए, स्लोप थोड़ा बहुत चाहिए ताकि पानी जो है वो हम लोग का बह पाएगा। लेकिन झारखंड का जो हम लोग बात करेंगे स्थलाकृति का, तो ये उबड़ खाबड़ वाला है। यहाँ पे कहीं पे बहुत ज्यादा ऊंचाई देखने को मिलेगा तो कहीं पे बहुत ज्यादा गड्ढा देखने को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में झारखंड में ये जो नहर वाला कंसेप्ट है वो उतना ज्यादा सक्सेस हर जगह पे नहीं हो पाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो स्लाइड है इसमें क्या क्या याद रखना है वो आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ कुआं क्या आपका परंपरागत साधन होगा, वहीं आपका तालाब का बात करेंगे तो तालाब जो होगा आपका सबसे पुराना साधन हो जाएगा, और नहर और नलकूप जो होगा वो आधुनिक साधन के अंतर्गत आ जाएगी। अब देखिए, अब झारखंड में सिंचाई के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी परियोजनाएं भी चलाई जाती है, ठीक है। तो उसमें आपका क्या आएगा, वृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। तो वृहद सिंचाई परियोजना क्या हो जाएगा, वृहद सिंचाई परियोजना में क्या जाएगा, आपका वैसी जमीन जो कि आपका 10,000 हेक्टेयर से बड़ी हो और वहां पे सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आपका 10,000 से आपका 2,000 के बीच में आएगा, अर्थात 10,000 से 2,000 हेक्टेयर की भूमि में जो सिंचाई परियोजना आएगी वो आपका मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आएगा। और लघु सिंचाई परियोजना में आपका 10,000 से जो छोटी जमीन होगी, 10,000 हेक्टेयर से जो छोटी जमीन पर सिंचाई साधन उपलब्ध होंगे तो वो आपका लघु सिंचाई परियोजना हो जाएगा। ये डाटा आपको ध्यान रखना। तो वृहद सिंचाई परियोजना 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई व्यवस्था कराने वाली परियोजना को वृहद सिंचाई परियोजना कहा जाता है। इसके अंतर्गत आपका स्वर्णरेखा परियोजना, स्वर्णरेखा सिंचाई परियोजना आएगा। यह परियोजना स्वर्णरेखा और इसकी सहायक नदी खरकई नदी पर 5वीं पंचवर्षीय योजना में बनाई गई है। इससे लाभान्वित जिले पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां है। तो स्वर्णरेखा नदी पर जो परियोजना है वो आपका स्वर्णरेखा परियोजना जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय बनाई गई है। तो ये आपको पंचवर्षीय योजना जो है वो आपको ध्यान रखना है कि जो स्वर्णरेखा परियोजना है वो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय बनाई गया। अब स्वर्णरेखा नदी जो है वो झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि रांची के नगरी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में सीधे गिरती है और ये प्रभावित होती है रांची से, खास करके कोल्हान जगह, कोल्हान प्रमंडल से प्रभावित होती है। तो इस परियोजना का लाभ जो होगा वो मुख्य रूप से आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां अर्थात पूरे कोल्हान प्रमंडल में इसका लाभ देखने को मिलेगा। फिर आगे चलिए, तो अजय बराज परियोजना जो कि देवघर, जामताड़ा और ये भी क्या है 5वीं पंचवर्षीय योजना। फिर गुमानी जलाशय परियोजना ये आपका साहिबगंज और पाकुड़ इससे आच्छादित है। पुनासी जलाशय परियोजना ये आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में बना है। तो देखिए स्वर्णरेखा परियोजना जो है ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना है, ये आपको याद रखना है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में स्वर्णरेखा परियोजना बना है। पुनासी जलाशय परियोजना ये आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ है। तो देखिए पुनासी जलाशय परियोजना कहाँ पे है, देवघर में। पुनासी कहाँ पे है, देवघर में। तो पुनासी को अगर आप पढ़िएगा तो यहाँ पे आपको पुण्य जैसा कुछ सुनाई देता होगा। पुनासी में आपको पुण्य जैसा कुछ जाइएगा, देवघर जाइएगा तो ये आपका देवघर हो जाएगा। लेकिन आप जब भी जाइएगा देवघर तो अकेले नहीं जाइएगा, आप साथ साथ में जाइएगा तो आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। तो पुनासी जलाशय परियोजना कहाँ पे है, देवघर में है। कौन सा पंचवर्षीय योजना में, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर आपका गुमानी जलाशय परियोजना कहाँ पे है, साहिबगंज और पाकुड़ में है। तो गुमान किसका होगा, साहिब लोग का होगा, तो ये आपका साहिबगंज में आएगा और पाकुड़ में आएगा। अजय बराज परियोजना आपका देवघर, जामताड़ा में है। कहाँ पे, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या आएगा, आपका स्वर्णरेखा सिंचाई परियोजना और आपका अजय बराज पंचवर्षीय योजना जो है, सॉरी अजय बराज परियोजना जो है वो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। तो आपको ये सभी याद रखना है। अब आगे आता है आपका कोनार जलाशय परियोजना। तो कोनार जलाशय परियोजना कहाँ पे है, गिरिडीह में ये प्रभावित है और आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर आपका आता है अमानत बैराज परियोजना जो आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में। तो अमानत कितना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। तो आप ऐसा रखिए अमानत आप मांगिएगा तो कितना 10 बार आप अमानत ही मांग रहे हैं सिर्फ। तो अमानत परियोजना जो अमानत बैराज परियोजना आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। फिर आपका आता उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना जो कि आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ है और ये कहाँ पे, पलामू में, पलामू जिले से आच्छादित है। फिर आपका औरंगा जलाशय परियोजना ये आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में आ रहा है। तो औरंगा जलाशय परियोजना कहाँ पे, ये भी आपका पलामू होगा और ये आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना होगा। फिर कांची वृहद सिंचाई परियोजना ये आपका रांची हो जाएगा और मयूराक्षी बैराज जलाशय परियोजना आपका दुमका होगा। तो मयूराक्षी नदी ही वहीं से बहती है तो ये आपका दुमका हो जाएगा। तो वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 10 प्रमुख सिंचाई परियोजना आती है, आपको ये सभी ध्यान में रखना है। कौन सा परियोजना से कौन सा जिला आच्छादित है वो सभी भी आपको विशेष रूप से याद रखना है। और कौन सा पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था, जैसे कि औरंगा
जलाशय परियोजना आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में, स्वर्णरेखा परियोजना आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में, अजय बराज 5वीं पंचवर्षीय योजना में, उत्तरी कोयल 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है आप उसको स्किप करके बाकी सबको अगर याद रखते हैं, जैसे कि आपका अमानत अमानत बैराज परियोजना 10वीं पंचवर्षीय योजना में है, औरंगा जलाशय परियोजना ये भी आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में है। तो ये सब रखने के बाद आपका जो बचता है वो सभी आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आ जाएगा। तो टोटल आपका वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 10 परियोजनाएं झारखंड में चल रही है, तो ये आपको याद रखनी है। फिर आपका आता है मध्यम सिंचाई परियोजना, तो वैसी परियोजनाएं जो कि आपका 2000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था वाले परियोजना होते हैं, उन्हें हम लोग मध्यम सिंचाई परियोजना के नाम से जानते हैं। अब इसमें बहुत सारे परियोजनाएं आएंगे, आप उनको एक बार पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप उसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए आप एक बार। तो ये सभी आपके मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आ जाएगी। अब आगे आता है लघु सिंचाई परियोजना। तो लघु सिंचाई परियोजना में क्या आएगा, 2000 हेक्टेयर से कम भूमि 2000 हेक्टेयर से कम भूमि पर सिंचाई व्यवस्था कराने वाली परियोजना को लघु सिंचाई परियोजना कहा जाता है। झारखंड सरकार द्वारा झालको 2002 द्वारा सिंचाई लघु परियोजना चलाती है। तो ये आपको याद रखना, झालको जो है 2000 इसके द्वारा 2000 से क्या हो रहा है, लघु सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है। और इस श्रेणी की परियोजना के तहत छोटे जलाशय, तालाब, चेक डैम, नलकूप, कुआं आदि की व्यवस्था की गई है। तो ये हो गया आपका झारखंड की लघु सिंचाई परियोजना। अब इसके अलावा झारखंड की नदी घाटी परियोजना भी आती है। तो नदी घाटी परियोजना में क्या आएगा आपका, दामोदर नदी घाटी परियोजना आ जाएगा। इसके अलावा आपका यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना आएगा, फिर आपका मयूराक्षी परियोजना आएगा और आपका उत्तरी कोयल परियोजना। तो ये सभी परियोजना झारखंड में नदी पर बना हुआ परियोजना हो जाता है, जिसमें से डीबीसी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन में यहाँ से बहुत बार आया हुआ है। तो देखिए अब हम लोग एक एक करेंगे। इसके अलावा आपका एक कोयल कारो परियोजना भी देखने को मिलेगा। तब आता है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना देखिए, इसी को हम लोग डीबीसी बोलते हैं, जिसका स्थापना 7 जुलाई 1948 को हुआ है। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ये जो है इसका स्थापना 7 जुलाई 1948 को हुआ है। ये आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, झारखंड और वेस्ट बंगाल की संयुक्त परियोजना है। अगर मुख्यालय की बात करेंगे हम लोग, इसका मुख्यालय कोलकाता हो जाएगा। मुख्यालय जो है आपका कोलकाता हो जाएगा। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना ये आपका 7 जुलाई 1948 को किसका संयुक्त परियोजना है, झारखंड और वेस्ट बंगाल का है। आपको बिल्कुल ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, और इसका मुख्यालय जो है आपका कोलकाता हो जाएगा। ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे बांध आपको देखने को मिलेंगे, वे सभी बांध भी आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए, भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना, भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना क्या है, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना क्या है, दामोदर घाटी परियोजना है, जिसका स्थापना 1948 में किया गया था। कब, तो 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी यानी कि डीवीसी का स्थापना किया गया। मुख्यालय कहां पे, कोलकाता में, मुख्यालय कोलकाता में। क्या है, झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। जैसे अभी हम आगे मयूराक्षी सिंचाई परियोजना को देखेंगे तो वो झारखंड, बंगाल और उड़ीसा का संयुक्त परियोजना है। उसी प्रकार से आपको ये डीवीसी दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ये आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। किससे प्रेरित है, तो अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित है। बिल्कुल आपको याद रखना है, जो दामोदर घाटी परियोजना है वो अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित हुआ है। और इसके अंतर्गत 8 बड़े बांध है, 8 बड़े बांध। तो आपको पहला चीज की आपको इसका डेट याद रखना, 7 जुलाई 1948, ठीक है। तो ये 7 कितना होता है, 49 होता है। तो आप अप्रोक्स 48 के आसपास आ जाइएगा, ठीक है। एक चीज, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय कोलकाता में हो जाएगा। प्लस क्या है कि ये किस किस राज्य का संयुक्त परियोजना है, तो आपका झारखंड प्लस वेस्ट बंगाल का संयुक्त परियोजना है। किससे प्रेरित है, तो ये आपका टेनेसी घाटी परियोजना जो कि अमेरिका की है, टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित है। टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित है। इसमें कितने बड़े बांध का निर्माण किया गया है, तो इसमें 8 बड़े बांध का निर्माण किया गया है। अब ये कौन कौन से 8 बड़े बांध है उसको देखिए। बराकर नदी पर क्या आता है आपका, तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी। बराकर नदी पर ये तीनों डैम नदी बराकर नदी पर ये तीनों बड़े बांध आ जाएंगे। टोटल आपका कितना बड़ा बांध है, 8 बड़ा बांध है, जिसमें से तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी आपका यहाँ पे बराकर में आएगा। आपको याद रखना होगा कैसे, तो देखिए एम से हो जाएगा मैथन, आप MTB इसको याद रखिएगा, MTB। तो एम से हो जाएगा मैथन,
30 हो जाएगा तिलैया और 20 हो जाएगा बाल पहाड़ी। अच्छा, अब ये बराकर का ही है, इसको लेकर कंफ्यूजन होगा। तो देखिए बी लास्ट में आ रहा है तो समझ लीजिए बी है, तो बी फोर क्या होगा, बराकर होगा। तो बराकर में जो बड़े बांध है वो क्या क्या आ जाएगा आपका, एम से मैथन, टी से तिलैया और बी से बाल पहाड़ी, ये तीनों आपका बराकर नदी पर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए तो आगे आपको यहाँ पे दिखेगा दामोदर नदी पर। दामोदर में क्या क्या आएगा आपका, पंचेत अय्यर और बेरमो। तो आप यहाँ पे पी ए बी अब याद रखिए, या फिर उल्टा कर दे बाप बना दीजिए इसको, पी ए बी पंचेत अय्यर बेरमो। अब यहाँ पे इस बीसा बराकर नहीं समझ लीजिएगा, आपको ध्यान रखना है कि बराकर में क्या क्या होगा और दामोदर में क्या होगा। तो आप इसको पब या फिर इसको उल्टा कर दीजिए, बी ए पी, जब आपका बी ए पी बन जाएगा, बाप जैसा कुछ बनेगा, तो उसमें बहुत दम भी होता है, आप कुछ भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे पंचेत अय्यर और बेरमो, पंचेत अय्यर और बेरमो, ये सभी आपका दामोदर नदी पर बना हुआ बड़ा बांध हो जाएगा। वहीं पे एम टी बी, मैथन, तिलैया और बाल पहाड़ी जो है आपका बराकर नदी पर बना हुआ 3 बड़े बांध हो जाएंगे। ये हो गया आपका 3 6 बांध हो गया। इसके अलावा और 2 बांध है, बोकारो नदी पर बोकारो बांध बना हुआ है और आपका कुनार नदी पर कुनार बांध बना हुआ है। तो ये आपका टोटल यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 6, यहाँ पे 1 7 और यहाँ पर 1, ये टोटल 8 बड़े बांध हो गए जो कि आपके दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत अलग अलग दामोदर नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है। और ये सभी चीजें आपको याद रखनी होगी कि पंचेत अय्यर बेरमो ये सभी कौन सी नदी पर बनाए गए बांध है। या फिर आपका यहाँ पे पूछा जा सकता है, ये वाला भी कोई भी एक उठा कर पूछ सकता है, तिलैया मैथन बाल पहाड़ी, तिलैया डैम कौन सा नदी पर स्थित है, तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, ये आपको बताना है। कौन सा जिला में स्थित है, ये आपको बताना पड़ेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे आता हम लोग के यहाँ पे अवरोधक बांध। तो सबसे जो होगा दुर्गापुर बांध, ये आपका अवरोधक बांध के अंतर्गत आएगा। जल विद्युत गृह, जहाँ पे जल से विद्युत का निर्माण किया जाता होगा, उसमें आपका तिलैया आ जाएगा, मैथन आ जाएगा और बाल पहाड़ी आ जाएगा, तिलैया मैथन और बाल पहाड़ी। इसके अलावा पंचेत बेरमो और कोनार जो होगा, ये सभी आपका वे सभी बांध होंगे जहां पर जल के स्पीड से बिजली का निर्माण किया जाता है। फिर आगे चलिए यहाँ पे तो ताप्य विद्युत गृह आएगा। तो इसमें आपका बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर जो होगा यहाँ पे ताप्य विद्युत गृह है, अर्थात यहाँ पे ताप की वजह से या फिर ताप से ही आपके यहाँ पे बिजली का निर्माण किया जाता है। अब क्या है कि इस परियोजना के तहत झारखंड में स्थापित ताप विद्युत केंद्र कितना है, 2000 मेगावाट है। जल विद्युत केंद्र 147.2 मेगावाट हो जाएगा। कुल जो होगा वो आपका 2147.2 मेगावाट, आपको ये डाटा याद रखना है। कुल बिजली उत्पादन जो होगा वो आपका टोटल यहाँ पे जो 8 बांध है अर्थात दामोदर घाटी परियोजना से टोटल बिजली का उत्पादन जो है वो कितना होता है आपका, तो यहाँ पे 2147.2 मेगावाट, 2147.2 मेगावाट, ये डाटा आपको याद रखनी होगी। इस परियोजना में 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो ये डाटा भी आपको याद रखना है कि टोटल आपका दामोदर घाटी परियोजना से, क्योंकि ये बहुउद्देशीय परियोजना है, यहाँ पे एक डैम से बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो यहाँ पे सिंचाई भी उसमें से प्रमुख है, जिसमें से 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जो होगा वो सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो पाई है। तो ये डाटा आपको याद रखना है। इसके अलावा क्या है कि दामोदर घाटी परियोजना में 4 प्रमुख बांध है। देखिए क्या क्या है। एक तो आएगा तिलैया, कहाँ पे आपको ये याद रखना है, ये आपका कोडरमा में है। ठीक है, अभी पढ़े हम लोग तिलैया कौन सा नदी पर है, तो तिलैया जो होगा वो आपका बराकर नदी में होगा। ठीक है, इसके बाद क्या आपका मैथन डैम जो कि आपका धनबाद में है, ये आपको याद रखना है। मैथन कहाँ पे, धनबाद में है। इसका स्थापना और ये कौन सा नदी पर बना है, तो ये आपका बराकर नदी पर बना हुआ। फिर आपका यहाँ पे आता है कोनार, क्योंकि कोनार कहाँ पे, हजारीबाग में, कोनार डैम हजारीबाग में। नदी कौन सा हो जाएगा आपका, कोनार नदी हो जाएगा। फिर आपका पंचेत आता है, तो पंचेत डैम आपका धनबाद में ही पड़ता है और ये कहाँ पर है, दामोदर नदी में। तो यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है इस साइड, ये सब आपको डाटा याद रखना। तिलैया कहाँ पर है, कोडरमा में है। तिलैया डैम कहाँ पे, कोडरमा है। मैथन डैम कहाँ पे, धनबाद में। पंचेत डैम भी आपका धनबाद में है। कोनार डैम आपको हजारीबाग में देखने को मिलेगा। संबंधित नदी भी आपको याद रखना, जैसे कि बराकर हो गया, दामोदर हो गया, कोनार हो गया, ये सब। अब आता है इसका ईस्वी भी आपको याद रखना। तिलैया हो गया, मैथन हो गया, आपका कुनार हो गया, उसके बाद आपका पंचेत हो गया। याद कैसे रखिए, देखिए पहले आप तिलैया को याद रखिए, तिलैया, तिलैया के बाद कोनार, इसके बाद आप मैथन और फिर पंचेत। ये क्रम आप याद रखिए। ठीक है, देखिए तिलैया है, ती आ रहा है यहाँ पे, ती से 3, तो 3 से 53 कर लिए, ती 53, ती और ये 53, 1953। फिर आप 2 का डिफरेंस करते जाइए इसमें, 1953 हो गया, ये 1955 होगा, उसका दिया आपका मैथन 1957 और ये आपका 1959। देखिए ये दोनों धनबाद में है, तो इन दोनों को साथ में रखना है। उससे पहले तिलैया, उसका कोना, तो 30 से तिलैया, 30 से 53, 30 से तिलैया, 30 से 53। तो तिलैया डैम जो है 1953 में,
कोनार 1955 में, मैथन 1957 में और पंचेत जो है वो आपका 1959 में इसका स्थापना हुआ है। तो ये आपको ये डेट याद रखना है, कौन सा नदी में है वो आपको याद रखना है, कौन सा जिला में ये डैम पड़ता है वो भी आपको याद रखना है। तो ये रहा हम लोग का डीवीसी दामोदर घाटी परियोजना में जो भी प्रमुख चीजें पढ़नी थी कि दामोदर घाटी परियोजना इसका स्थापना कब हो गया, 7 जुलाई 1948 को हो गया। किससे प्रेरित है, तो अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से ये प्रेरित है। प्लस क्या है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो कोलकाता में है। ये किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ये आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, इसमें कितने बड़े बांधों का निर्माण किया गया, तो इसमें 8 बड़े बांधों का निर्माण किया गया है। अब ये क्या है कि दामोदर नदी और उसकी सहायक नदी पर बनाए गए बांध है, जिसमें से आपका बराकर नदी पर कौन कौन से बांध आपको देखने को मिलेंगे, तो जैसे कि बराकर में तिलैया, मैथन और बालपहाड़ी आपको देखने को मिलेगा। दामोदर नदी की बात करेंगे तो पंचेत, अजर, बेरमो हो जाएगा। इसके अलावा बोकारो नदी पर बोकारो डैम और कोनार नदी पर कोनार डैम भी देखने को मिलेगा। तिलैया डैम का स्थापना कब हो गया, 1953 में हो गया, कोडरमा में पड़ता है। उसके बाद आपका कोनार हजारीबाग में पड़ता है, जो कि आपका 1955 में हो जाएगा। फिर आपका आता है मैथन डैम आता है, जो कि धनबाद में आता है बराकर नदी पर, ये आपका 1957 हो जाएगा। और उसके बाद आपका पंचेत डैम आता है, जो कि दामोदर नदी पर है और वो धनबाद जिला में पड़ता है, उसका स्थापना 1959 में हो जाएगा। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। टोटल बिजली के उत्पादन बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 2147.2 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। अब आगे हम लोग आता है स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना। तो स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना जो है वो झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसका प्रारंभ हुआ था 1982 से लेकर 83 के बीच में हुआ था। अब स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जा रही योजना थी, विश्व बैंक के सहायता से चलाई जा रही योजना। वही जो हम लोग का दामोदर घाटी परियोजना है वो हम लोग का अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित है। इस परियोजना के तहत कुछ प्रमुख बांध है, जैसे कि गेतर सूद कहाँ पे है, रांची में है। चांडिल डैम कहाँ पे है, खरसवा में है, सरायकेला खरसा में। गालुडी आपका पूर्वी सिंहभूम में आता है, पालना आपका सरायकेला खरसा में आ जाएगा। तो ये सभी आपका डैम जो है गेतल सूद, चांडिल, गालुडी या फिर पालना, ये सभी आपका कौन सा परियोजना के अंतर्गत आता है, तो स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आता है। वो ये उन सभी की प्रमुख बांध हो जाती है। कहाँ कहाँ पे है, तो ये गेतल सूद आपका रांची में पड़ता है, चांडिल सरायकेला खरसा में, गालुडी पूर्वी सिंहभूम में और आपका पालना जो आपका सरायकेला खरसा में है। तो ये सभी आपको याद रखना है। फिर आगे देखिए खरकई नदी पर भी, क्योंकि खरकई क्या है, स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है, तो खरकई नदी पर भी बहुत सारे बांधों का निर्माण किया गया, जैसे कि ईचा बांध जो है वो आपका सरायकेला खरसा में है, ये आपका खरकई नदी पर 1983 में बनाया गया। फिर गाजिया बांध जो आपका पूर्वी सिंहभूम में है, ये भी खरकई नदी पर है। और इस परियोजना के तहत हुंटू जलप्रपात जो कि स्वर्णरेखा नदी पर है और इसका ऊंचाई जो है आपका 98 मीटर होता है, ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हुंटू जलप्रपात जो आपका स्वर्णरेखा नदी पर है और इससे लगभग 130 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। फिर आगे चलिए, तो स्वर्णरेखा नदी घाटी के तहत स्वर्णरेखा नदी के तट पर कई यूरेनियम खदान है, क्योंकि जादूगोड़ा जो है वो आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्णरेखा नदी भी कोल्हान क्षेत्र से बहती है, तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर कई यूरेनियम खदान जैसे कि नरवा पहाड़, तुरामडी, बगजात आदि अवस्थित है, और जिसके कारण इसके अपशिष्ट के नदी में प्रवाहित होने से जल प्रदूषण की समस्या के साथ साथ रेडियोधर्मी अपशिष्ट की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। तो जैसे कि आपका नरवा पहाड़, तुरामडी, बगजात, ये सभी मुख्य रूप से यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है और स्वर्णरेखा नदी भी यहीं से प्रवाहित हो रही है। तो सिंपल सा बात है कि रेडियोधर्मी अपशिष्ट जो होगा वो सभी भी आपको यहाँ पर जो जल होंगे उन सभी में देखने को मिलेगी और इससे संबंधित समस्याएं भी आपको सामना करनी पड़ेगी। हालांकि परियोजना में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, परियोजना में मुख्य रूप से कौन से बांध, किनकी संयुक्त परियोजना है, कब इसका स्थापना हुआ, ये सभी आपका आ जाएगा। फिर आगे है आता हम लोग का मयूराक्षी परियोजना। तो मयूराक्षी परियोजना नाम से क्लियर है कि आपका मयूराक्षी नदी और उसके सहायक नदी पर होगी। किसकी संयुक्त परियोजना है, तो ये आपको झारखंड और पश्चिम बंगाल, जैसे कि आपका जो मैथन था, मैथन भी क्या था, झारखंड और पश्चिम बंगाल का। फिर आपका स्वर्णरेखा परियोजना, ये आपका झारखंड प्लस वेस्ट बंगाल प्लस उड़ीसा का था। उसी प्रकार से अब आपका आता है यहाँ पे मयूराक्षी परियोजना, और ये भी आपका झारखंड प्लस वेस्ट बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के तहत मयूराक्षी नदी पर दुमका के मसानजोर नामक स्थान पर 1955 में मसानजोर बांध या फिर कनाडा के सहयोग से बनाया गया था, इसलिए इसको कनाडा बांध भी कहा जाता है, बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि मयूराक्षी नदी पर कनाडा के सहयोग से बनाया गया है, इसीलिए इसको कनाडा डैम, या फिर मसानजोर नामक स्थान है उस जगह पे बनाया गया, इसलिए इसको मसानजोर बांध के भी नाम से जाना जाता है। तो कनाडा बांध या फिर मसानजोर बांध कहाँ पे है, दुमका में। कौन सी नदी पर है, तो ये आपका मयूराक्षी नदी पर स्थित है। इस नदी पर तिलपारा बांध का निर्माण किया जा रहा है।
तिलपारा बांध का निर्माण भी कहाँ पे, मयूराक्षी नदी पर ही किया जा रहा है। और झारखंड का सबसे लंबा पुल का निर्माण भी आपका मयूराक्षी नदी पर ही किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आगे आपका आता है यहाँ पे कोयल कारो परियोजना। कोयल कारो परियोजना, तो यह परियोजना दक्षिणी कोयल नदी एवं उसकी सहायक नदी कारो पर अवस्थित है। 2003 में इस परियोजना को आम जनता के विरोध के कारण बंद कर दिया गया है। तो बस आप यही ध्यान रखिएगा कि कोयल कारो परियोजना जो है वो दक्षिणी कोयल नदी पर है और उसकी सहायक नदी कारो पर है, इसीलिए कोयल और कारो परियोजना हो गया। जनता के द्वारा विरोध किया गया, जिसकी वजह से यह परियोजना जो है फिलहाल बंद कर दिया गया। आगे आपका है उत्तरी कोयल परियोजना। तो उत्तरी कोयल परियोजना कहाँ पे है, लातेहार जिले के कुटकू नामक स्थान पर एक बांध एवं विद्युत गृह निर्मित किया जाना है। तो उत्तरी कोयल परियोजना के अंतर्गत एक कुटकू नामक स्थान, आपको ध्यान रखना, कुटकू नामक स्थान पर बांध और विद्युत गृह निर्मित किया जाना है। शुरुआत कब हो गया, तो 1972 में शुरू हो गया है। इस परियोजना से गढ़वा और पलामू जिले को सिंचाई की सुविधा प्रदान किए जाने के साथ ही विद्युत उत्पादन का भी कार्य किया जाएगा। तो जो भी परियोजना होता है वहां पे मुख्य रूप से सिंचाई के लिए किया जाता है, विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। तो जो उत्तरी कोयल परियोजना है, इससे मुख्य रूप से गढ़वा और पलामू ये दोनों लाभान्वित होंगे, सिंचाई सुविधा इनको उपलब्ध होगी, साथ ही साथ इनसे बिजली का भी निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना द्वारा बिहार राज्य, गया एवं औरंगाबाद जिले में भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। तो ये सभी हो गया हम लोग का सिंचाई परियोजना, जिसमें कि हम लोग दामोदर घाटी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, स्वर्णरेखा परियोजना, कोयल कारो परियोजना और उत्तरी कोयल परियोजना को हम लोग देख चुके हैं। इससे संबंधित जो बांध है उनका निर्माण प्लस ये सभी योजना कौन कौन से राज्य से संबंधित है, वे सभी कब इनका निर्माण हुआ है, किनसे प्रेरित है, किसने सहयोग किया, ये सभी चीजें हम लोग को ध्यान रखना है। जैसे कि स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाया गया। आपका जो मयूराक्षी परियोजना है वो कनाडा के सहयोग से बनाया गया, इसीलिए उसको उस पर जो डैम है उसको कनाडा डैम भी कहा जाता है। दामोदर नदी घाटी परियोजना वो अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित था। साथ ही साथ दामोदर घाटी परियोजना में 8 बड़े बांध है, कौन से बांध कौन से नदी पर है, उनका स्थापना कब हुआ है, ये सभी आपको याद रखना है। तो ये हो गया हम लोग का सिंचाई से संबंधित जो भी परियोजनाएं थी वो कंप्लीट होता है। अब आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग का आता है झारखंड का वन आता है। तो यहाँ सबका एक क्वेश्चन तो आना ही रहता है हर बार, और वो मैक्सिमम रहता है चांसेस ये वाला। वन का परसेंटेज कितना है झारखंड में, वन का परसेंटेज तो 29.81% क्या है झारखंड में वन पाया जाता है। हालांकि जब भी आप एग्जाम देने जाइएगा उससे पहले एक बार क्रॉस चेक इसको कर लीजिएगा, हो सकता है डाटा चेंज भी हुआ होगा। तो भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा प्रकाशित वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड में राज्य के क्षेत्रफल का 23,765.78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 29.81% है। आपको ये डाटा बिल्कुल याद रखना चाहिए। वन का परसेंटेज कितना है, 29.81% क्या हो जाएगा, झारखंड में वन पाया जाता है। अगर एरिया वाइज बात करेंगे हम लोग तो एरिया में आपका आ जाएगा 23,765.78 किलोमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा टोटल एरिया होगा। परसेंटेज आपको याद रखना 29.81%। इसके अलावा क्या आपका पिछले एक दशक के दौरान झारखंड में 47.92 वर्ग किलोमीटर वनों का ह्रास हुआ है। ISFR 2023 के अनुसार झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में 2021 से 23 के बीच वन क्षेत्र में 44.64 वर्ग किलोमीटर का बढ़ोतरी हुआ है। इसके अलावा आपका झारखंड के लातेहार जिले में सर्वाधिक वन प्रतिशत पाए जाते हैं, या फिर वन घनत्व डेंसिटी पाए जाते हैं। विगत 2 वर्षों में सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि गढ़वा जिले में दर्ज की गई है। यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट है जो कि आपको याद रखनी। पहला पॉइंट, सबसे झारखंड में टोटल वन कितना है, तो 29.81% क्या आपका वन है, ठीक है। इसके बाद आपका पिछला 10 साल में झारखंड वनों का ह्रास हुआ है 47.92%, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आगे आते हैं यहाँ पे कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा होगा। दो चीजें, एक क्षेत्रफल और एक परसेंटेज। तो पूछा जाएगा सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका पश्चिम सिंहभूम हो जाएगा। पश्चिम सिंहभूम का एरिया भी क्या है, काफी बड़ा है, और एरिया अगर बात करेंगे तो आपका 7224 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया बढ़ता है, जिसमें से आपका यहाँ पे 3377.69 वर्ग किलोमीटर पे वन ही पाया जाता है। अर्थात अगर इतना बड़ा एरिया है तो इस एरिया में क्या है, बहुत ज्यादा हम लोग का अलग अलग जगह पे वन देखने को मिलेगा। तो सर्वाधिक वन वाला जिला क्या हो जाएगा आपका पश्चिम सिंहभूम हो जाएगा, वेस्ट सिंहभूम होगा। लेकिन वही अगर बात करेंगे कि सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका लातेहार हो जाएगा। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला लातेहार, अर्थात इसका एरिया भले पश्चिम सिंहभूम से कम है लेकिन वन जो है वो काफी यहाँ पे हम लोग का सटा सटा देखने को मिलेगा। तो सर्वाधिक डेंसिटी जहां पे हम लोग का होता है वन का, वो कौन सा जिला होगा, तो वो हम लोग का लातेहार हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका कि 2 वर्षों में सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि कौन सा जिला में हुआ है, तो ये आपका गढ़वा जिला हो जाएगा। 2 वर्ष में सर्वाधिक वन में वृद्धि कहां पे देखने को मिला है, तो गढ़वा जिले में देखने को मिला है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिला कौन सा हो जाएगा, पश्चिम सिंहभूम।
सर्वाधिक वन घनत्व वाला जिला कौन सा जाएगा? लातेहार। सर्वाधिक वनों में वृद्धि वाला जिला कौन सा जाएगा? आपका गढ़वा हो जाएगा। इसके अलावा झारखंड में वन का परसेंटेज 29.81% है, जो कि अभी भी 33% से कम है। तो ये सभी फैक्ट आपको इसमें याद रखना होगा। आगे चलिए, तो आगे आपको देखिए, ये जो ग्रीन वाला है ये हो गया वन वाला क्षेत्र हो गया, और ये आपका लगभग इतना जो एरिया है उसमें आपका वन नहीं पाया जाता, तो आपको 29.81 याद रखना है। अब आगे है जामताड़ा जिला, जहां पर सबसे कम वन पाया जाता है। सबसे ज्यादा वन कौन सा जिला हो गया? आपका वेस्ट सिंहभूम हो गया। सबसे कम वन कहां पे होगा? आपका जामताड़ा में होगा। ठीक है, तो जामताड़ा में सबसे कम वन पाया जाएगा। वहीं पे सबसे ज्यादा वन परसेंटेज वाला जिला बात करेंगे या फिर डेंसिटी की बात करें तो आपका लातेहार आता है, लेकिन वहीं पर अगर हम लोग सबसे कम 1% वाला जिला की बात करेंगे तो वो भी क्या आएगा? आपका जामताड़ा ही आएगा। तो जामताड़ा एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे कम वन पाया जाता है और सबसे कम 1% भी पाया जाता है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक साल वृक्ष पाए जाते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा साल वृक्ष ही पाया जाता है। झारखंड में पिछले एक दशक में वनों के अंडर ग्रोइंग स्टॉक में 4.14% की बढ़ोतरी हुई है। अंडर ग्रोइंग स्टेट मतलब क्या हो गया? कि किसी वन या फिर लकड़ी के इलाके में मौजूद सभी जिंदा पेड़ जो है उनका जो वॉल्यूम होगा, आयतन जो होगा, उसी को हम लोग ग्रोइंग स्टॉक कहते हैं। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि जामताड़ा एक ऐसा जिला हो जाएगा जहां पर सबसे कम वन भी पाया जाता है और सबसे कम 1% भी यही हो जाएगा। झारखंड में सर्वाधिक वन कौन सा होगा? तो आपको साल वन यहाँ पे देखने को, साल के पेड़ जो होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब झारखंड में वन आच्छादन 2023 के अनुसार क्या देखिए, बहुत घने वन है 3.31% है, मध्यम घने वन है वो आपका 12.09%, खुला वन आपका खुला वन जो होगा वो आपका आ जाएगा 14.41%, और कुल वन क्षेत्र जो है वो आपको 29.81%। ये तो हो गया। तो अर्थात यहाँ पे तीन प्रकार के वन, एक तो बहुत घने वन पाए जाएंगे, मध्यम घने वन पाए जाएंगे और खुला वन पाए जाएंगे। आपको ये सब डाटा उतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर रखना है तो आप कुछ ऐसा याद रखिए 26, 96 और ये आपका 11, तो आपको एक लगभग वो पकड़ में आ जाएगा 26, 96 और 11। और ये क्रम याद रखिएगा कि बहुत घने, मध्यम घने और खुला वन, बहुत घने, मध्यम घने और खुला वन, तो 26, 96 और 11। तो इस प्रकार से आप कवर कर सकते हैं इसको। बाकी टोटल कितना हो जाएगा? 29.81% वन पाया जाएगा। अब देखिए, अब क्या कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले झारखंड के 3 जिले में, तो हम लोग देखें कि सर्वाधिक वन कहां पे होगा? वेस्ट सिंहभूम होगा। कितना फैला है? तो ये आपका 3377.69 वर्ग किलोमीटर। आपको ये डाटा याद नहीं रखना है, बस आपको ये नाम याद रखना है कि कौन सा ऐसा जिला है जहां पर सर्वाधिक वन पाया जाएगा। तो ये आपका वेस्ट सिंहभूम होगा। फिर दूसरा में बात करें तो आपका लातेहार आ जाएगा, दूसरा में आपका लातेहार आएगा। आगे बढ़िए तो आगे आपके यहाँ पे तीसरा जो देखिएगा वो आपका चतरा आ जाएगा। तो ये 3 जिले हो गए। ठीक है, आपको एटलीस्ट पश्चिम सिंहभूम को याद रखना ही रखना है, और आपका लातेहार रहता तो और भी बेहतर है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले में आपका पश्चिम सिंहभूम आएगा, उसके बाद आपका लातेहार, उसके बाद आपका सिंहभूम आ जाएगा। फिर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में आपका यहाँ पे जामताड़ा आ जाएगा, जहां पर सर्वाधिक वन, सबसे कम वन पाया जाता है परसेंटेज में भी आपका जामताड़ा ही होगा। इसके बाद अगर बात करेंगे तो ये आपका देवघर आ जाएगा, और फिर जाके आपका यहाँ पे धनबाद आएगा तीसरा रैंक में सबसे कम वन में। फिर आगे चलिए तो आगे यहाँ पे आपका सर्वाधिक वन प्रतिशत अब आ रहा है। अभी तक क्या था? एरिया वाला। देखिए ये आपका एरिया की बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन अब क्या होगा? आपका परसेंटेज की बात करेगा। तो सर्वाधिक 1% वाले झारखंड के 3 जिले में कौन कौन से जिले आ जाएंगे? तो पहला जिला है आपका लातेहार, जहां पर सर्वाधिक 1% देखने को मिलेगा 55.54%। वहीं आपका सबसे कम 1% जो है आपका जामताड़ा हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे लगभग 5% आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज 1% वाला जिला जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? लातेहार आएगा। दूसरा रैंक में आपका यहाँ पे चतरा आ जाएगा, उसके बाद आपका पश्चिम सिंहभूम आ जाएगा। तो ये हो गया। आपको एटलीस्ट ये वाला याद रखना कि सबसे ज्यादा 1% वाला जिला लातेहार, सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिम सिंहभूम, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला जामताड़ा, सबसे कम 1% वाला जिला भी क्या होगा? आपका जामताड़ा हो जाएगा। कितना है? 5.94%। देखिए सबसे ज्यादा कितना है? 55.54, ये सबसे ज्यादा है, और सबसे कम क्या है? 5.94, अप्रोक्स 6% जो होगा वो आपका जामताड़ा में आएगा। तो ये आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा 55.54 और सबसे कम जो होगा आपका जामताड़ा में 6% पाया जाएगा। इसके बाद आपका देवघर आ जाएगा और फिर आपका धनबाद आ जाएगा। तो ये हो गया आपका सर्वाधिक 1% वाले जिला और न्यूनतम 1% वाले जिला। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कौन सा हो जाएगा? पश्चिम सिंहभूम। सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा हो जाएगा? लातेहार। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला जामताड़ा। न्यूनतम 1% वाले जिला कौन सा जाएंगे? तो आपका जामताड़ा आ जाएगा 5.94%।
अब आता है वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 जिले। तो हम लोग शुरू में ही देखिए कि झारखंड में सब 2 साल में सबसे ज्यादा वनों में वृद्धि कहां पर हुई है, तो आपका गढ़वा में हुआ है। सबसे ज्यादा वृद्धि आपका गढ़वा में हुआ है। तो ये गढ़वा आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अलग टाइप का क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, और एक यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, सबसे ज्यादा वनों का ह्रास कौन सा जिला में हुआ है? सबसे ज्यादा वनों का ह्रास कौन सा जिला में हुआ है? तो चतरा जिला में हुआ है, जहां पे नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है, -15.23 वर्ग किलोमीटर। तो ये दोनों कि सर्वाधिक वनों में वृद्धि वाला जिला कौन सा? गढ़वा। और एक ऐसा जिला का नाम बताइए जहां पर वन का सबसे ज्यादा ह्रास हुआ है, सबसे ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ हुआ है, तो वो आपको हो जाएगा चतरा। तो समझिए चतरा है तो खतरा है, मतलब कि वन का ग्रोथ वहां पे देखने को नहीं मिला है। सर्वाधिक अति सघन वन वाले 3 जिले में क्या आ जाएगा? लातेहार। तो लातेहार क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा वहां पे डेंसिटी वाला फॉरेस्ट भी पाया जाता है, तो लातेहार हो जाएगा। सबसे ज्यादा वन वहीं पे पाया जाएगा परसेंटेज में। तो ये आपका सर्वाधिक अति सघन वाले में भी क्या आ जाएगा? वही लातेहार आएगा। उसके बाद आपका पश्चिम सिंहभूम आ जाएगा, फिर आपका गुमला आएगा। तो ये आपका लातेहार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब आता है झारखंड में रिकॉर्डेड वनों की श्रेणी। तो यहाँ पे 3 प्रकार का आपको वन देखने को मिलेगा। एक तो आपको संरक्षित वन, उसके बाद आपका आरक्षित वन और एक अवर्गीकृत वन देखने को मिलेगा। तो संरक्षित वन, संरक्षित मतलब क्या? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। संरक्षित मतलब प्रोटेक्टेड। अगर हिंदी से जाएगा थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, इंग्लिश से आइए आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। संरक्षित या फिर इसी को रक्षित वन भी कहा जाता है। संरक्षित या फिर रक्षित, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मतलब कि आपको प्रोटेक्शन दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप पर मान लीजिए खतरा हो सकता है, आप पर हमला हो सकता है। जैसे कि ये कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, इसको प्रोटेक्शन दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद इस पर हमला हो सकता है। बोलने का यही है कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वे सभी फॉरेस्ट होंगे जहां पर आपको जाने की तो अनुमति है, लेकिन सरकार की अनुमति के बिना आप वहां पर नहीं जा सकते हैं। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या फिर आपका संरक्षित वन वे सभी वन हो जाएंगे जहां पर मनुष्य को अपने पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने की इजाजत तो होती है, लेकिन उन पर कड़ी निगरानी भी रखी जाती है ताकि वनों को हानि ना पहुंचे। बिना अनुमति के सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। अर्थात आप वन जा सकते हैं, लेकिन अनुमति के साथ आप वन में जा सकते हैं। तो ये सभी वन कहलाएंगे संरक्षित वन अर्थात प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करेंगे, संरक्षित वन की बात करेंगे, तो ये भी आपका लातेहार में ही पाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लातेहार में। लेकिन ऑप्शन में अगर लातेहार नहीं होगा तो आपको हजारीबाग मारना है, क्योंकि लातेहार के बाद हजारीबाग आएगा। तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहां पे पाया जाएगा? आपका लातेहार में पाया जाएगा, फिर आपका हजारीबाग, फिर आपका गढ़वा और पलामू में। परसेंटेज कितना आएगा आपका? 81.28% जो है वो आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट संरक्षित वन पाया जाएगा। 81.28%। देखिए वन वाला टॉपिक है, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे डाटा देखने को मिलेगा। अब बोले कि यहाँ पे समझना है तो 81.28 में आपको क्या समझना है नहीं पता, ये आपको डायरेक्ट रटना पड़ेगा। तो आप कैसे रटेगा सोच लीजिए। तो 81.28% जो है वो आपका संरक्षित वन या फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पाया जाएगा। सबसे ज्यादा आपका संरक्षित वन कहाँ पे पाया जाता है? तो आपका लातेहार जिला हो जाएगा। इसके बाद हजारीबाग और फिर जाकर आपका गढ़वा, पलामू, रांची। अब अगला आता है हम लोग यहाँ पे आरक्षित वन, जिसको हम लोग रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो वैसे वन जिसमें मनुष्यों को अपने पशुओं को चराने एवं उसकी लकड़ी काटने की इजाजत नहीं होती है। देखिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आप अनुमति के साथ अपने पशुओं को चरा सकते हैं, लकड़ी को काट सकते हैं, लेकिन जो आपका रिजर्व है, बिल्कुल ये रिजर्व है, यहाँ पे कोई भी जा नहीं सकता है। तो वैसे वन जहाँ पे अनुमति के बाद मतलब सिंपल सा आपको वहां पे जाने की इजाजत नहीं होती है, क्योंकि इन वनों को पूर्णतः सरकारी संपत्ति माना जाता है। राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन पुरहाट एवं कोल्हान, पुरहाट एवं कोल्हान संरक्षित वन क्षेत्र है। आरक्षित वनों का क्षेत्रफल लगभग 4447 वर्ग किलोमीटर होता है, जो कि परसेंटेज में आपका 18.58% है। तो सब वैसे वन देखिए डेफिनेशन से ही यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा इन सभी का डेफिनेशन। तो रिजर्व फॉरेस्ट यानी रिजर्व है, कोई भी व्यक्ति वहां पे जा नहीं सकता है। सबसे ज्यादा आरक्षित वन या फिर सबसे बड़ा क्षेत्र आरक्षित वन कहाँ पे है? पुरहाट और कोल्हान प्रमंडल में आपको देखने को मिलेगा। परसेंटेज कितना आ जाएगा आपका? 18.58% जो होगा वो आपका रिजर्व फॉरेस्ट का हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है अवर्गीकृत वन। तो अवर्गीकृत वन मतलब क्या? इन वनों में पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होती है। तो 3 प्रकार का वन, एक हो गया आपका रिजर्व फॉरेस्ट, एक हो गया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरा हो गया अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या होगा? वन में जा सकते हैं, लेकिन सरकार की अनुमति चाहिए। रिजर्व फॉरेस्ट में क्या होगा? आपको किसी प्रकार की अनुमति नहीं मिलेगी, आप उस जंगल में नहीं जा सकते। और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में आपको किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, आप जाइए जंगल को काटिए, लकड़ी काटिए, पशुओं को चराइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे ज्यादा आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहाँ पे पाया जाएगा? तो आपका लातेहार में, वो आपका लातेहार में फिर जाके हजारीबाग में। सबसे ज्यादा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे? तो पुरहाट और कोल्हान प्रमंडल में पाया जाएगा। इसके बाद अगर बात करेंगे अनक्लासिफाइड यानी कि अवर्गीकृत वन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा? तो आपका साहेबगंज में पाया जाएगा। ये आपका सबसे ज्यादा साहेबगंज में पाया जाएगा। और उसके बाद आपका पश्चिम सिंहभूम, दुमका, हजारीबाग, ये सभी जिले में पाए जाएंगे। तो ये हो गया झारखंड में वनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो 3 प्रकार से किया गया है। तो वनों का अब है वनों का वर्गीकरण में यहाँ पे
अब यहाँ पे उष्णकटिबंध आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे, फिर आपको यहाँ पे उष्णकटिबंध शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। तो ये सभी देखिए, तो उष्णकटिबंध आर्द्र पर्णपाती वन, तो यहाँ पे आपको एक डाटा याद रखना है कि ये वन झारखंड के उन भागों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा का औसत 1200 मिलीमीटर या फिर 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो वहां पे आपका उष्णकटिबंध पर्णपाती वन पाए जाएंगे। कुल भूभाग के, राज्य के कुल भूभाग के लगभग 2.5% भूभाग पर, 2.66% भूभाग पर उष्णकटिबंध आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। फिर आपका शुष्क पर्णपाती वन क्या होगा, बिल्कुल इसका उल्टा होगा, यानी कि वैसे जगह है जहां पर 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो वहां पे आपका उष्णकटिबंध शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे, जैसे कि झारखंड के सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, गिरिडीह, ये सभी आपका झारखंड में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब पानी कम है तो यहाँ पे क्या होगा, मुख्य रूप से वैसे पेड़ होंगे जो कि कम पानी में अपना विकास कर सकते हैं, जैसे कि साल हो गया, अमलतास हो गया, सेमल हो गया, महुआ हो गया, शीशम हो गया, ये सभी आ जाएंगे। राज्य के कुल क्षेत्रफल के 93.25% में आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो आपको ये सब ध्यान रखना है कि उष्णकटिबंध आर्द्र पर्णपाती वन 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे, उष्णकटिबंध शुष्क पर्णपाती वन 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ वन उत्पाद आते हैं, जैसे कि साल, तो झारखंड में सबसे ज्यादा साल के ही वृक्ष पाए जाते हैं, और साल वृक्ष का जो लकड़ी होता है इसका यूज मकान, फर्नीचर, इन सभी के लिए किया जाता है। साल को सखवा के नाम से भी जाना जाता है, आपको ये याद रखना है कि साल को सखवा के नाम से इनका जो फूल है उसको सराय का फूल कहा जाता है, और जो हम लोग का ये इसका जो बीज होता है उससे जो तेल निकलता है उसको हम लोग कुजरी का तेल कहते हैं, कुजरी तेल। तो साल को ही सखवा बोला जाता है, सराय फूल इसी में आता है, और कुजरी का तेल हम लोग का जो साल का बीज होता है उससे निकलता है, और ये क्या हम लोग का राजकीय वृक्ष भी है। तो इसके बारे में उम्मीद है कि सभी झारखंड वासियों को पता होगा। फिर शीशम आता है, शीशम का लकड़ी काफी मजबूत भी होता है और फर्नीचर के लिए इसका यूज होता है। महुआ, महुआ को भी हर कोई जानता होगा। तो झारखंड का सर्वाधिक उपयोगी वृक्ष का बात करें तो आपका महुआ है, क्योंकि महुआ का बीज हो गया, महुआ का फूल हो गया, महुआ का तेल हो गया, महुआ का फल हो गया, इन सभी का, उसका लकड़ी हो गया, इन सभी का यूज हम लोग करते ही करते हैं। तो झारखंड का सबसे ज्यादा उपयोगी वृक्ष क्या हो गया, हम लोग का महुआ हो गया, क्योंकि इसके लकड़ी, फूल, फल, बीज, सब्जी सभी का उपयोग होता है। लकड़ी का उपयोग दरवाजा, खंबा, इन सभी के लिए किया जाता है। फूल का उपयोग देसी शराब के लिए किया जाता है, और इसके फलों को बतौर सब्जी भी खाया जाता है, इसके बीज से तेल ही निकलता है। तो महुआ जो होगा वो झारखंड का सबसे उपयोगी वृक्ष के अंतर्गत आएगा। फिर सागौन आता है, तो सागौन जो है वो काफी मजबूत भी होता है, सुंदर भी होता है, और उपयोग कहाँ पे होता है, तो फर्नीचर में ही इसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। इसके बाद सेमल आ जाएगा, तो सेमल का उपयोग देखिए, तो सेमल जो होता है, देखिए लाल लाल फूल आपका होली के आसपास देखने को मिलेगा, जैसे ठंडा सरस्वती पूजा पार होगा और आपको यहाँ पे बड़ा वाला फूल यहाँ पे नजर आता है। तो ये हल्का भी होता है, मुलायम होता है, और सफेद कलर का आपको देखने को मिलेगा। बड़ा सा एक पेड़ होता है, ऐसा ही बड़ा बड़ा पेड़ होता है ये वाला। उपयोग क्या होता है, पैकिंग के लिए बनाए जाने वाले पेटियों में, तख्तियां बनाने में, खिलौने बनाने में, ये सभी किया जाता है। फिर गम्हार का लकड़ी, तो गम्हार का लकड़ी देखिए, ये व्हाइट कलर का, इसका फेट जो होता है व्हाइट कलर का नजर आता है, पत्ता भी ऐसा नजर आता है, इसमें एक फल भी आता है गोल गोल सा। तो इससे क्या होता है, फर्नीचर काम बहुत अच्छा होता है, व्हाइट कलर का होता है, और ये काफी अच्छा था, इसमें नक्काशी भी हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। आम का बात करें तो आम का वृक्ष जो होता है आसानी से मिल जाता है, हल्का होता है, मुलायम होता है, और इसमें मुख्य रूप से फर्नीचर का ही काम किया जाता है, फलों का राजा इसीलिए आम को कहा जाता है। अब है जामुन। जामुन का खासियत क्या है कि ये पानी में भी सड़ता नहीं है, इसलिए कुआं में जो तल होता है उसके निर्माण में भी हम लोग जामुन के लकड़ी का ही प्रयोग करते हैं। तो इसकी लकड़ी पानी में हजारों वर्षों रहने के बावजूद भी नहीं सड़ती है, इसी कारण इसे कुएं के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अन्य उपयोग में क्या होगा, फर्नीचर बनाने में इसका फल खाया भी जाता है, और इसके बीज से दवा भी बनाया जाता है। फिर आगे चलिए तो आगे यहाँ पे कटहल देखने को मिलेगा, और फिर जाके आपका केंदू पत्ता। तो केंदू पत्ता भी झारखंड में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से गोंद उत्पाद भी मिलता है और मुख्य उत्पाद भी देखने को मिलता है। बीड़ी जो होता है खासकर केंदू पत्ता से ही बनाया जाता है। अब यहाँ पे आएगा झारखंड में पाए जाने वाले गोंद उत्पाद, जिसमें कि पहला आएगा आपका लाह आ जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर देखने को मिलेगा। लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड की अगर बात करें तो पहला रैंक में है, और यहाँ से लगभग 50% लाह का उत्पादन अकेले झारखंड से होता है। तो लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। यह देश के कुल लाह उत्पादन का 50% होता है। लाह उत्पादन का लेसिफर लक्का नामक कीड़े से की जाती है। तो यहाँ पे अभी तक 3 फैक्ट आ गया। पहला चीज कि लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का स्थान कितना है, तो पहला स्थान है। झारखंड में कितना परसेंट लाह का उत्पादन होता है, 50%। और कौन सा कीड़ा से होता है, तो लेसिफर। देखिए लेसिफर लक्का नामक कीड़े से लाह का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा लाह का प्रकार भी होता है, जैसे कत्की, अघनी, जेठवी, ये सब क्या हो जाएगा, लाह का प्रकार हो जाएगा। तो लाह की 4 किस्में होती है। लाह की 4 किस्में आपको याद रखना नाम क्या क्या, वैशाखी लाह। वैशाखी लाह सर्वाधिक, झारखंड में सर्वाधिक वैशाखी लाह का ही उत्पादन होता है। तो लाह का किस्म में 4 होगा, वैशाखी लाह, जेठवी लाह, कत्की लाह और अघनी लाह। देखिए ये चारों आपका लाह का प्रकार होगा, जिसमें से भी जो वैशाखी लाह है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हम लोग के लिए।
लाह के 4 प्रकार, वैशाखी, जेठवी, कतकी और अघनी। अब आगे यहाँ पे झास्को लैंप, झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक शीर्ष संस्था है जो लाह उत्पादन को बढ़ावा देता है। यह झारखंड में लाह से संबंधित उत्पादों की सबसे बड़ी चेन लाइजिंग एजेंसी में से एक है। इसका मुख्यालय रांची में है। यह गुणवत्ता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध है और यह लाह उत्पादकों द्वारा लाह उत्पादों के लिए एक संगठन है। कुल मिला के आपको यह ध्यान रखना है कि लाह उत्पादन की दृष्टि में झारखंड का झारखंड एक अग्रणी राज्य है। लाह उत्पादन में झारखंड का पहला स्थान है। 50% लाह का उत्पादन झारखंड अकेले करता है। यहाँ पे मुख्य रूप से 4 प्रकार की लाह पाई जाती है, वैशाखी लाह, कतकी लाह, अघनी लाह और जेठवी लाह, जिसमें से भी वैशाखी लाह जो है वो झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण लाह हो जाएगा। लाह का उत्पादन आपका लेसिफर लक्का नामक कीड़े से होता है। इसके अलावा भी क्या है आपका केंदू पत्ता आएगा। तो केंदू पत्ता हम लोग देखिए, अच्छा और एक चीज है, ठीक है, केंदू पत्ता। तो केंदू पत्ता क्या है, ये आपका गौण उत्पाद है, मतलब कि इसका कुछ प्रमुख यूज होगा लेकिन उसके बाद भी हम लोग इसका यूज करते हैं, सेकेंडरी यूज आता है, सेकेंडरी प्रोटेक्शन, तो वो आपका गौण उत्पाद होगा, क्योंकि इससे क्या होता है, बीड़ी बनता है, नशा करने वाला जो बीड़ी, वही बीड़ी का निर्माण जो होता है आपका केंदू पत्ता से किया जाता है। फिर अगर तसर या फिर मलबरी या फिर रेशम, देखिए तसर, मलबरी या रेशम एक ही नाम है, ठीक है। तो तसर, रेशम, लाह के बाद आपका तसर जो है झारखंड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो तसर उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। यहाँ देश के कुल तसर का 70 से 80% होता है। रेशम के उत्पादन में साल, अर्जुन, आसन, सातूत आदि वृक्षों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से लाह उत्पादन में झारखंड का पहला स्थान है, उसी प्रकार से तसर के उत्पादन में भी झारखंड का पहला स्थान है और पूरे देश का 70 से 80% लाह जो होता है वो अकेले झारखंड ही उत्पादन करता है। तसर रेशम के कीड़ों की प्रजाति का नाम डाबा, ये नाम आपको याद रखना है। जैसे कि लेसिफर आपका लाह के लिए हो गया और आपका तसर के लिए डाबा हो जाएगा। तो डाबा प्रजाति का एक कीड़ा है, इसके माध्यम से आपका क्या होता है, लाह का, इसके माध्यम से आपका तसर का उत्पादन होता है तथा इसका जीवन सामान्यता 2 माह का होता है। इसका माह क्या होता है वो नहीं याद रखना आपको, ये जो डाबा है ये आपको याद रखना है। राज्य की राजधानी रांची के नगरी में भारत सरकार द्वारा तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। तो ये आपको याद रखना है। तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, रांची नगरी में है। तसर अनुसंधान केंद्र रांची के नगरी में स्थापित किया गया है। झारखंड राज्य में तसर रेशम उत्पादन का प्रमुख केंद्र क्या हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां जिला, अर्थात पूरा कोल्हान प्रमंडल जो होगा वहां पे तसर का उत्पादन किया जाता है। तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो रांची के नगरी में है। इसके अलावा आपका दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, ये सभी जगह पर भी तसर का उत्पादन किया जाता है। और इसके लिए जो संबंधित आपका संस्था हो जाएगा वो आपका हो जाएगा झारक्राफ्ट हो जाएगा, जिसका गठन कब हो गया, 2006 में। फुल फॉर्म ध्यान रखिए, झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बोले तो झारक्राफ्ट, जिसका स्थापना 2006 में किया गया है। तो आपको यहाँ पे तसर में क्या क्या याद रखना है, तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, रांची में है। झारखंड पूरे देश का 70 से 80% तसर का उत्पादन खुद से करता है, अग्रणी राज्य है, स्थान पहला है। इसके अलावा क्या है, डाबा नामक प्रजाति का कीड़ा है, उसके ही उपयोग से क्या होता है, झारखंड में तसर का उत्पादन किया जाता है। कोल्हान प्रमंडल का प्रमुख यहाँ पे प्रमंडल होगा, अर्थात पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जो होगा वो आपका अग्रणी जिले के अंतर्गत आएगी। झारक्राफ्ट जो है एक ऐसी संस्था है जो कि तसर अनुसंधान में जो कि आपका तसर उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाता है, जो जिसका स्थापना 2006 में किया गया है। ये सभी आपको याद रखनी है। अब आ गया था बांस। तो बांस क्या है, देखिए गौण उत्पादन में बांस का अपना अलग महत्व है, क्योंकि कई आदिवासी या अनुसूचित जातियों द्वारा बांस द्वारा खेती, गृहस्थी एवं घरेलू उपयोग के सामान तैयार करके सीधे बाजार में बेचकर जीविका उत्पादन किया जाता है। अन्य में क्या आ जाएगा, अन्य गौण उत्पाद में साल बीज, महुआ पत्ता, इसके अलावा प्यार वृक्ष का बीज, इमली, आंवला, ये सभी आपके प्रमुख हो जाएंगे। तो मुख्य रूप से यहाँ पे जो प्रमुख था, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, तसर हो जाएगा यहाँ पे प्रमुख। इसके अलावा आपका यहाँ पे लाह हो जाएगा। एटलीस्ट ये दोनों चीज यहाँ से रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से हर बार बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। इसके अलावा एक और है केंदू पत्ता, अगर ये आपको याद आता तो और भी अच्छा है। तो ये तीनों आपको विशेष रूप से याद होनी चाहिए। इसके अलावा झारखंड में मौजूद वनों के घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा झारखंड में राष्ट्रीय हरित मिशन शुरू किया गया है। झारखंड में वन विभाग के द्वारा पेटरवार, बोकारो में एक हर्बल डोमेस्ट्रेशन नर्सरी, ये आपको याद रखना है कि हर्बल डोमेस्ट्रेशन नर्सरी का स्थापना कहाँ पे, पेटरवार, बोकारो में किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। यह नर्सरी 1 हेक्टेयर भूमि पर औषधीय पौधों की लुप्त प्राय प्रजातियों को रखने के लिए स्थापित की गई है। तो ये आपको याद रखना है कि जो पेटरवार में हर्बल डोमेस्ट्रेशन नर्सरी है, इसका स्थापना क्यों किया गया है, तो जितने भी लुप्त प्राय औषधीय प्रजाति है
उनका संरक्षण करने के लिए इसका स्थापना किया गया है। यहाँ 200 से अधिक प्रजातियों का रख रखाव किया जा रहा है, जिसमें अधिकांश राज्य के जंगलों से एकत्र की गई है। और राज्य का पहला हर्बल पार्क जो है आपका दुमका में बनाया जा रहा है। तो झारखंड का पहला हर्बल पार्क जो आपका कहाँ पे, दुमका में। वही हर्बल डोमेस्टेशन नर्सरी कहाँ पे बनाया गया, तब का पेटरवार बोकारो में बनाया गया। ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों पर कुसुम और आसन जैसे पेड़ों पर रेशम और लाख पालने पर विशेष कर लगाया जाता था। कर को दालकट्टी कहा जाता था। ब्रिटिश शासन ने सिंहभूम हो लोगों के आजीविका स्वरूप विशेष रूप से जंगल की पूरक भूमिकाओं और उनकी अर्थव्यवस्था में बसे हुए खेती को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। आपको इतना ये सभी पढ़ना नहीं है, आपको ये एटलीस्ट आपको ये फैक्ट और आपका जियोलॉजी फैक्ट ये आपको याद रखना है। और पहला हर्बल पार्क जो आपका दुमका में है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसी के साथ हम लोग का और 2 टॉपिक खत्म होता है, जिसमें कि तो इसी के साथ हम लोग का झारखंड का भौगोलिक परिचय कंप्लीट हुआ। झारखंड का भौगोलिक परिचय कंप्लीट हो चुका है। धरातलीय स्वरूप हो गया है, मिट्टी हो गया है। अभी हम लोग सिंचाई प्रणाली को कंप्लीट कर लिए हैं, साथ साथ हम लोग कृषि को भी कंप्लीट कर चुके थे और झारखंड के वन, इतना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग झारखंड की जलवायु को करेंगे एक टॉपिक, और हम लोग का एक आखिरी टॉपिक होगा झारखंड में पर्यावरण संबंधित तथ्य। इसके बाद 2 टॉपिक रहेगा, उसको हम लोग एक और क्लास करेंगे, जिसमें कि उन दोनों टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड की जलवायु को। झारखंड की जलवायु देखिए, तो चूंकि झारखंड का एक उष्ण कटिबंधीय वाला इलाका है, क्योंकि पूरा इंडिया ही जो है वो आपका, अगर ये गोलार्ध है तो इंडिया आपका इस जगह पे कहीं आता है। और आपका जो उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र है वो आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में आता है। और झारखंड पूरी तरीके से हम लोग का उष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्र में ही आता है। तो झारखंड में खास करके उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यही फैक्ट आपका बनता है यहाँ से कि झारखंड में कैसा जलवायु पाया जाता है, तो झारखंड में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है कि गर्मी के समय में यहाँ पे गर्मी देगा, लेकिन वहां पे आर्द्रता भी नजर आएगी, नमी वाला गर्मी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठंडा के समय में ठंडा भी लगेगा हम लोग को, और यहाँ पे थोड़ा सा शुष्क भी देखने को मिलेगा। किसी स्थान का मौसम, अब देखिए झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होंगे, आपको उतना डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ना नहीं है। क्या क्या कारक होंगे उसको देखिए। एक तो हो जाएगा आपको यहाँ पे अक्षांशीय स्थिति हो जाएगा, कि झारखंड का जो अक्षांशीय स्थिति है। फिर समुद्र से निकटता है, इसकी वजह से यहाँ पे चक्रवात ये सब का भी प्रभाव देखने को मिलता है। उच्चावच आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, पवन प्रवाह और वनस्पतिक आवरण। तो ये सभी मुख्य कारक है जिसकी वजह से झारखंड की जलवायु जो होती है वो प्रभावित होने का काम करती है। तो आपको वो सभी इतना डिटेल्स में पढ़ना नहीं है, खासकर एक्साइज कॉन्स्टेबल में। अब झारखंड में कृषि जलवायु प्रदेश क्या है देखिए। तो झारखंड में अगर बात करेंगे, पूरा इंडिया में अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे आपका 15 कृषि जलवायु प्रदेश है, जिसमें से झारखंड जो आपका 7वां कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो झारखंड कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आ रहा है, तो 7वां के अंतर्गत आ रहा है। आपको ये याद रखना है कि झारखंड जलवायु प्रदेश 7 के अंतर्गत आती है। इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, इसके अनुसार जो है झारखंड, यहाँ पे मुख्य रूप से 3 प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश पाया जाता है। ये भी हम लोग देखेंगे 3 प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा आपका एक और है अयोध्या प्रसाद, इनके अनुसार झारखंड में 7 कृषि जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, महाद्वीप के, उपमहाद्वीप के, ये सभी चीजें। तो आपको यहाँ पे 3 चीज आ रहा है, क्या कि पहला चीज कि झारखंड जो है कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है, तो 7वां कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है। वहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के अनुसार जो है झारखंड में 3 प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश पाया जाता है। और अयोध्या प्रसाद के अनुसार 7 कृषि जलवायु प्रदेश झारखंड में पाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक एक चीज को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहला आता है यहाँ पे झारखंड की जलवायु, NIDM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के अनुसार 3 कृषि जलवायु प्रदेश है। अयोध्या प्रसाद के अनुसार 7 कृषि जलवायु प्रदेश उपलब्ध है। अब यहाँ पे जो है NIDM, इसके अनुसार 3 कौन कौन से कृषि जलवायु प्रदेश है। तो पहला आता है आपका मध्य उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र, फिर आपका पश्चिमी पठार और आपका दक्षिणी पूर्वी पठार। ये तीनों नाम आपको ध्यान रखना है। क्या आएगा, मध्य आएगा और उत्तर पूर्वी, फिर आपका पश्चिमी पठार और फिर आपका दक्षिण पूर्वी पठार। तो ये 7 क्या क्या होगा देखिए। पहला तो आएगा आपका महाद्वीपीय प्रकार, फिर उपमहाद्वीप प्रकार, इसका डेल्टा प्रकार, सागर प्रभावित प्रकार और आर्द्रवर्षा प्रकार, तीव्र एवं सुखद प्रकार, शीत वर्षा प्रकार। तो ये 7 प्रकार के आ जाएंगे। हम लोग सभी को एक एक करके भी देखेंगे। तो क्या क्या हो गया, NIDM के अनुसार 3 कृषि जलवायु प्रदेश क्या क्या हो गया, मध्य उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र, फिर पश्चिमी पठार, उसका दक्षिण पूर्वी पठार। ये तो हो गया NIDM के अनुसार। अयोध्या प्रसाद के अनुसार महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, उपमहाद्वीप प्रकार की जलवायु, डेल्टा प्रकार का जलवायु जो कि आपका खास करके साहिबगंज पाकुड़ वाले क्षेत्र में पाया जाएगा, सागर प्रभावित प्रकार यानी कि जहां से सागर की निकटता होगी, जिसके कोल्हान क्षेत्र में, आर्द्रवर्षा प्रकार जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती होगी, तीव्र और सुखद प्रकार रांची वाला क्षेत्र आ जाएगा आपका, शीत वर्षा प्रकार आपका नेतरहाट वाला इलाका आ जाएगा। तो ये सभी चीज अभी हम लोग देखेंगे। तो आपको याद रखना है कि अयोध्या प्रसाद के अनुसार 7 कृषि जलवायु प्रदेश और NIDM के अनुसार 3 क्षेत्र में उसको बांटा गया है। तो देखिए 3 में क्या आएगा, मध्य उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र, यानी कि ये वाला कंप्लीट इलाका, उत्तर पूर्वी आपका, ये आपका कंप्लीट इलाका जो है आपका
मध्यम उत्तर पूर्वी पठार के अंतर्गत आ जाएगा। क्या क्या आएगा जिला? तो आपका चतरा आ जाएगा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, बोकारो, गिरिडीह। आपका यानी कि सिंपल सा नाम याद रखिएगा आप, क्या है, मध्य और उत्तर पूर्वी पठार है, तो इसके अंतर्गत जो जिला आएगा वो आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। फिर आगे हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे देखिए अब खासियत क्या है यहाँ पे कि हर जगह पे आपका कोई भी जगह वहाँ पे वर्षा का असमान वितरण देखने को मिलेगा। मानसून जो देर से आएगा और जल्दी चला जाएगा। मृदा की निम्न जलधारण क्षमता पूरे झारखंड में देखने को मिलेगी। नदी द्वारा सिंचाई आपको देखने को मिलेगा। काली मृदा, जलोढ़ मृदा, इतना आपको डाटा याद नहीं रखना, बस आपको यही ध्यान रखना है कि मध्य उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आ जाएंगे। फिर आगे यहाँ पे हम लोग का आएगा पश्चिमी पठार। तो जो पश्चिमी इलाका होगा वो पूरा तरीके से आएगा हम लोग का, जैसे गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, सिमडेगा और खूंटी, ये सभी हम लोग का पश्चिमी पठार के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पे भी कुछ विशेषताएं हम लोग को वैसे ही देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे तापमान जो होगा आपका नेतरहाट, यहाँ पे नेतरहाट में न्यूनतम तापमान देखने को मिलेगा। यहाँ पे 7 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर देखने को मिलता है। फिर आगे आपका यहाँ पे नेतरहाट में सबसे ज्यादा वर्षा भी होता है। दलहन और तिलहन का खेती यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर हम लोग का एक और है दक्षिण पूर्वी पठार। तो दक्षिण पूर्वी पठार के अंतर्गत आपका पूरा कोल्हान आ जाएगा। देखिए दक्षिण पूर्वी पठार में पूरा कोल्हान प्रमंडल जो होगा वो आपका आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, ये सागर प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे सागर का प्रभाव देखने को मिलता है। बरसात यहाँ पे क्या होगा, अन्य जगह की तुलना में ज्यादा देखने को मिलेगी। पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है। वनों की प्रचुरता वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे जो पश्चिम सिंहभूम है यहाँ पे सबसे ज्यादा वन पाया जाता है, तो वनों की प्रचुरता वाला क्षेत्र हो जाएगा। और सर्वाधिक परसेंटेज में दूसरा वन पश्चिम सिंहभूम आ जाएगा। सागर प्रभावित जलवायु क्षेत्र, क्योंकि यहाँ से सागर की निकटता काफी नजदीक हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर सागर प्रभावित जलवायु भी पाया जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का 3 क्षेत्र हो गया, मध्यम उत्तर पूर्वी भाग, इसके बाद हम लोग का यहाँ पश्चिमी पठार हो जाएगा और दक्षिणी पठार। फिर अगर हम लोग आएंगे यहाँ पे अयोध्या प्रसाद के अनुसार, यहाँ पे 7 जलवायु प्रदेश में बांटा गया। पहला आता है महाद्वीपीय प्रकार। तो देखिए ये सब गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, ये सभी आपका महाद्वीपीय प्रकार जलवायु के अंतर्गत आती है। विशेषता क्या है, तो ठंडा के मौसम में काफी ज्यादा ठंडा लगेगा, गर्मी के मौसम में काफी ज्यादा आप लोग को गर्मी महसूस होगा। ग्रीष्म ऋतु में लू जैसी समस्या भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे दूसरा उपमहाद्वीप प्रकार का जलवायु क्षेत्र। तो उपमहाद्वीप प्रकार में आपका यहाँ पे देखिए ये आपका चतरा का दक्षिणी भाग आ जाएगा, हजारीबाग का भी दक्षिणी भाग आ जाएगा। ये कंप्लीट नहीं आएगा, ये सब नहीं आएगा आपका, ये सब इलाका आ जाएगा। तो लातेहार, चतरा का दक्षिणी भाग, हजारीबाग का दक्षिणी भाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, ये सभी आपका मुख्य रूप से उपमहाद्वीप के प्रकार के क्षेत्र में आ जाएंगे। फिर अगला आता है हम लोग यहाँ पे डेल्टा प्रकार का, अर्थात डेल्टा कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे नदी होगा, जैसे कि गंगा नदी यहाँ से जाता है। तो साहेबगंज और पाकुड़ 2 ऐसे जिला हो जाएंगे जहाँ पर डेल्टा प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज क्या है कि काल बैसाखी या फिर पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे नॉर्वेस्टर का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। काल बैसाखी में खासकर ग्रीष्म ऋतु में समय एवं पश्चिम बंगाल में शाम के समय गरज के साथ होने वाली वर्षा भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर अगला है हम लोग यहाँ पे सागर प्रभावित प्रकार। तो देखिए ये वाला सागर प्रभावित में पूरा कोल्हान आ जाएगा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिम सिंहभूम। तो ये जो क्षेत्र है ये आपका सागर प्रभावित के अंतर्गत आएगा। नॉर्वेस्टर क्षेत्र का सामना भी यहाँ पे करना पड़ेगा। मानसून में यहाँ पे तड़ित झंझायुक्त बरसात भी देखने को मिलती है। ग्रीष्म काल में सबसे ज्यादा बरसात होती है, सबसे ज्यादा वहाँ पे वर्षा होती है। फिर आपका आगे चलिए तो आगे आपको यहाँ पे अगला प्रकार देखने को मिलेगा, जो कि हो जाएगा आपका मुख्य रूप से आर्द्र वर्षा प्रकार। तो आर्द्र वर्षा प्रकार में क्या जाएगा आपका, वही जहाँ पे पानी ज्यादा होगा, तो पानी कहाँ पे, जहाँ पे सागर प्रभावित होगा, जैसे कि पश्चिम सिंहभूम और ये आपका कंप्लीट उसका पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिम सिंहभूम का पश्चिमी क्षेत्र, ये देखिए पश्चिम सिंहभूम, ये आपका पश्चिमी क्षेत्र, ये वाला इलाका जो होगा, ये वाला इलाका जो होगा वो आपका सागर प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत, सॉरी ये वाला आर्द्र वाला इलाका आ जाएगा। तो आर्द्र में क्या आ जाएगा आपका, सिमडेगा भी आएगा, पश्चिम सिंहभूम का मध्य और पश्चिम भाग, ये सब भी आ जाएगा। यहाँ पे वर्षा क्या होती है, 152 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मानसून की दोनों शाखाओं के द्वारा यहाँ पे बरसात देखने को मिलेगा, अर्थात ये वाला क्षेत्र सिमडेगा हो गया, पश्चिम सिंहभूम का पश्चिम भाग और मध्य भाग जो होगा, यहाँ पर मानसून की दोनों शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा, इन दोनों शाखा के द्वारा बरसात देखने को मिलेगा। अर्थात इतना पानी होता है कि यहाँ पे आर्द्र वर्षा प्रकार देखने को मिलता है। फिर अगला है यहाँ पे तीव्र एवं सुखद प्रकार। तो तीव्र एवं सुखद प्रकार में रांची वाला इलाका हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा, प्रभावित क्षेत्र में रांची आ जाएगा और हजारीबाग का पठार। तो ये आपका सबसे अच्छा इलाका होता है तीव्र एवं सुखद प्रकार, जहाँ पर वर्षा जो होती है वो आपका 148 सेंटीमीटर के आसपास होती है। फिर एक आता है शीत वर्षा प्रकार, जो कि आपको पहाड़ क्षेत्र में, खास करके नेतरहाट वाला इलाका में, जहाँ पर न्यूनतम तापमान जो आपका 7 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है। तो अधिक वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु में ठंडा मौसम तथा शीत ऋतु में अत्यंत ठंडा मौसम, अर्थात अभी के समय में नेतरहाट में सबसे ज्यादा ठंडी देखने को मिलेगी। यहाँ की जलवायु रांची पठार की तरह, परंतु वर्षा यहाँ पर अधिक देखने को मिलेगा। तो ये हो गया अयोध्या प्रसाद के अनुसार जो 7 भाग में डिवाइड किया गया था, वो 7 प्रकार हो गया। अब आ गया था हम लोग यहाँ पे झारखंड की ऋतु। तो आता है यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु शुरू होता है आपका मार्च से शुरू होता है और मध्य जून तक जाता है, अर्थात अभी ठंड दे रही है। ठंड आपका फरवरी में खत्म होगा और फरवरी के बाद आपका ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाएगा।
तो ये 3 प्रकार की ऋतु देखने को मिलेगी, ग्रीष्म ऋतु, फिर आपका यहाँ पे वर्षा ऋतु जो कि जून से शुरू होगा, वो आपका अक्टूबर तक चलेगा, और इसके बाद आपका यहाँ पे एक और ऋतु आएगा जो कि हो जाएगा शीत ऋतु, जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है। ये आपका नवंबर से फरवरी तक होता है। तो ठंडा यानी कि शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक, फरवरी के बाद मार्च शुरू होगा, और मार्च से लेकर मध्य जून तक क्या जाएगा, ग्रीष्म ऋतु आएगा, और जून से लेकर अक्टूबर तक आपका यहाँ पे वर्षा ऋतु देखने को मिलेगा। तो मुख्य रूप से ये 3 प्रकार की ऋतुएं आ जाएंगी। अब यहाँ पे एक एक को देखिए। ग्रीष्म ऋतु जो कि मार्च से शुरू होता है और जून तक जाता है। इसमें क्या होता है कि मार्च में तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाता है, और मई आते आते वो अपने पीक पे चला जाता है, और मई जो होता है वो आपका सबसे ज्यादा गर्म वाला महीना हो जाता है। खास करके जो जमशेदपुर है वहाँ वो सबसे गर्म इलाका हो जाता है। इतना गर्म होता है कि यहाँ पे आपका बहुत सारी समस्याएं भी देखने को मिलती है। लेकिन क्या है कि पठारी भाग है, झारखंड क्या है आपका पठारी भाग है, इसकी वजह से यहाँ पे लू का प्रकोप नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। गर्मी कब शुरू होता है, ग्रीष्म ऋतु मार्च में शुरू होता है, मध्य जून तक जाता है। सबसे ज्यादा गर्मी वाला महीना आपका मई हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पठारी भाग होने की वजह से लू का प्रकोप देखने को नहीं मिलता है। अब क्या कि जमशेदपुर जो राज्य का सबसे गर्म स्थान है, ये फैक्ट आपको याद रखना है कि जमशेदपुर सबसे ज्यादा गर्म वाला इलाका होगा। मई के महीने में अर्थात गर्मी के लास्ट में यहाँ पे नॉर्वेस्टर के प्रभाव से तड़ित झंझायुक्त वर्षा भी होती है, और इस समय आम जो होता है वो काफी बड़ा हो जाता है। आम्र वर्षा इसको हम लोग बोलते हैं, जो कि आम के फसल के लिए अच्छा होता है। तो नॉर्वेस्टर का प्रभाव से तड़ित झंझायुक्त वर्षा देखने को मिलती है, जो कि आम के फसल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपका शुरू होगा यहाँ पे वर्षा ऋतु, जो कि जून से शुरू होकर अक्टूबर तक जाएगा। तो ये मध्य जून में शुरू होगा बरसात। और यहाँ पे क्या होता है, खासियत क्या है कि यहाँ पे झारखंड में खास करके बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा अर्थात मानसून की दोनों शाखाओं के द्वारा वर्षा होती है। खास करके सिमडेगा हो गया और आपका पश्चिमी और मध्य पश्चिम सिंहभूम जो होगा वो वाला इलाका में आपका दोनों शाखा से बरसात देखने को मिलेगी। तो झारखंड में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा वर्षा होती है। यहाँ मानसून की दोनों शाखा अर्थात बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर के शाखा के द्वारा बरसात होती है। अपेक्षाकृत क्या होता है, बंगाल की खाड़ी झारखंड से नजदीक पड़ता है, इसलिए यहाँ पे बंगाल की खाड़ी के शाखा के द्वारा ज्यादा वर्षा होती है। और जैसे बरसात खत्म होता है हम लोग का, जैसे झारखंड के मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भाग में बंगाल की खाड़ी की शाखा तथा अरब सागर की शाखा दोनों के द्वारा बरसात होती है। झारखंड के पूर्वी भाग में मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा होती है, क्योंकि झारखंड का पूर्वी भाग जो वही बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ होता है। तो बंगाल की खाड़ी का ज्यादातर प्रभाव जो होगा आपको झारखंड के पूर्वी भाग में देखने को मिलेगा, और जैसे जैसे मानसून लोग आगे बढ़ेगा इसका प्रभाव धीरे धीरे कम हम लोग को देखने को मिलता है। तो मध्य जून में आपका वर्षा ऋतु शुरू हो जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून दोनों की शाखाओं से बरसात होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा झारखंड में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा देखने को मिलती है। पश्चिम सिंहभूम का पश्चिमी भाग और मध्यवर्ती भाग साथ ही साथ सिमडेगा वाला भाग जो वहां पे आपका दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखा अर्थात बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा के द्वारा बरसात देखने को मिलती है। अब यहाँ पे झारखंड में दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से यानी कि नीचे से ऊपर दक्षिण से ऊपर की ओर तथा पूरब से पश्चिम की ओर अर्थात इस डायरेक्शन से ऐसा, तो इधर बंगाल की खाड़ी और इधर से अरब सागर की शाखा। तो दक्षिण से उत्तर की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में कमी होती है, क्योंकि जब बादल होते पानी गिराते गिराते चलते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा और ये आपका इधर आएगा, आपको वर्षा की मात्रा में कमी देखने को मिलेगा। कुल वर्षा का 80% जो है झारखंड में अगर 100% वर्षा होती है तो 100% का 80% वर्षा जो आपका वर्षा ऋतु में ही हो जाती है। इसके अलावा आपका गर्मी के लास्ट में आपको तड़ित झंझायुक्त वर्षा भी देखने को मिलती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 80% वर्षा जो मुख्य रूप से आपका झारखंड में बरसात में ही हो जाती है। एवरेज वर्षा कितना आपका 140 सेंटीमीटर, ये फैक्ट आपको बिल्कुल ही याद रखना है। झारखंड का एवरेज औसत वर्षा जो आपका 140 सेंटीमीटर है। वहीं बरसात का अंतराल जो बात करेंगे वो आपका 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होता है। इसी के बीच में आपको झारखंड में वर्षा देखने को मिलेगी। एवरेज कितना है, 140 सेंटीमीटर है। नेतरहाट का पठार झारखंड में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, जबकि चाईबासा का मैदान जो सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जगह हो जाता है। तो सबसे झारखंड का एवरेज वर्षा कितना है, 140 सेंटीमीटर। वर्षा का अंतराल कितना है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होता है झारखंड का, नेतरहाट का पठार। वहीं पे सबसे कम वर्षा का बात करेंगे तो आपका चाईबासा का मैदानी भाग होता है, जहां पे सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। फिर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला का बात करें तो आपका हजारीबाग। देखिए सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला स्थान का बात करेंगे तो आपका नेतरहाट का पठार होगा। सबसे ज्यादा वर्षा होने वाले स्थान नेतरहाट का पठार। लेकिन वही अगर बात करेंगे सर्वाधिक वर्षा होने वाला जिला तो आपका हजारीबाग हो जाएगा। सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला जिला हजारीबाग। राज्य में वार्षिक वर्षा का अंतराल 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है। तो ये सभी चीजें आपको बिल्कुल ही याद होनी चाहिए। अब देखिए शीत ऋतु, अब शुरू होगा ठंडा का समय, जो कि नवंबर से शुरू होता है और ये आपका फरवरी तक चलता है और मार्च में आपका गर्मी आ जाता है। सबसे ज्यादा ठंड वाला समय क्या होता है आपका, जनवरी होता है, जो कि आने वाला है। तो जनवरी क्या होता है, सबसे ज्यादा ठंड वाला समय होता है। सबसे ज्यादा गर्मी वाला समय आपका मई हो जाता है। तो झारखंड में नवंबर महीने में शीत ऋतु का आरंभ होता है, जो फरवरी माह तक बना रहता है।
ऊंचाई वाले क्षेत्र की अधिकता के कारण झारखंड में मैदानी भाग वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक ठंड पड़ती है। इसी कारण यहाँ ठंड के मौसम का आरंभ अपेक्षाकृत पहले ही हो जाता है। ये सभी लाइन आपको कुछ याद नहीं करनी है। अब देखिए यहाँ पे कि इस समय अधिकतम ऊंचाई वाले पठारी क्षेत्र में कहीं कहीं पर तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जनवरी जो होता है झारखंड का सबसे ठंडा वाला महीना होता है। इसी समय क्या होता है, शीतलहरी चलती है और पाला भी पड़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी फसलों का नुकसान भी हो जाता है। राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान क्या हो जाएगा, नेतरहाट का मैग्नोलिया पॉइंट जो है वो सर्वाधिक ठंडा वाला स्थान होगा, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 7 डिग्री सेल्सियस तक चल जाता है। 7 डिग्री सेल्सियस तक से कम भी हो सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि झारखंड में सबसे ज्यादा ठंडा वाला महीना जनवरी होता है। सबसे ठंडा वाला स्थान का बात करेंगे हम लोग तो वो हो जाएगा नेतरहाट का मैग्नोलिया पॉइंट हो जाएगा, जहाँ पर टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। फिर आपका आएगा झारखंड में पर्यावरण संबंधी तथ्य। देखिए तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहला चीज कि झारखंड राज्य में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात यूएनडीपी के द्वारा राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना की गई है। तो क्वेश्चन बनता है कि राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो यूएनडीपी के द्वारा किया गया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा राज्य जलवायु केंद्र का स्थापना किया गया है। राज्य में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब, तो राष्ट्रीय योजना 30 जून 2008 को जारी किया गया था, जबकि 2013 में राज्य में जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना का प्रकाशन किया गया। आपको ये याद रखना, झारखंड कार्य योजना, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना का शुरुआत कब किया गया था, 2013 में किया गया था। और इस रिपोर्ट के अनुसार सरायकेला खरसावां जो है वो सबसे ज्यादा संवेदनशील जिला के अंतर्गत आता है। तो 30 जून 2008 को क्या हो गया था, आपका राज्य में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना जारी किया गया और 2008 के बाद 2013 में जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना प्रकाशित किया गया और इसके अनुसार सरायकेला खरसावां जो है वो आपका सर्वाधिक संवेदनशील जिला के अंतर्गत आता है। फिर NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत झारखंड के सरायकेला खरसावां को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है। तो सबसे ज्यादा संवेदनशील जिला भी सरायकेला खरसावां और ग्रीन इंडिया मिशन के लिए कौन सा जिला को चुना गया है, तब का सरायकेला खरसावां ही हो जाएगा। झारखंड में जलवायु परिवर्तन असंतुलन उत्पन्न होने के कारण जीव जंतुओं की संख्या में, गिद्धों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है और यहाँ गिद्ध की 3 प्रजातियां जिप्स बैंगलेसिस, जिप्स इंडिकस और इजिप्शियन पाई जाती है। तो आपको ये तीनों प्रजातियां याद रहता है, अच्छी बात है। अब क्या कि ये जो गिद्ध है ये गायब क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एक मेडिसिन है जो कि दर्द को मारता है, डाइक्लोफेनेक नामक दर्द निवारक दवा है, जो कि आमतौर पर पशुओं को दिया जाता है उनके दर्द को खत्म करने के लिए, और जब उनकी मृत्यु होती है तो उन पशुओं को खाने का हम गिद्ध करते हैं, जिसके परिणाम ये जो गिद्ध है इनकी संख्या दिन ब दिन घटते जा रही है। तो ये नाम आपको याद रखना है, क्या है, डाइक्लोफेनेक नामक दर्द निवारक दवा है, जिसकी वजह से गिद्धों की संख्या में कमी आ रही है। सूखे की समस्या से निपटने के लिए मनरेगा के तहत डोभा निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, जिससे वर्षा जल को संचित किया जा सकेगा। इसके अलावा आपका यहाँ पे और कुछ फैक्ट है, इसको आप पढ़िएगा। ये देखिए 2015, ये आपको याद रखना, इको टूरिज्म नीति 2015 में आया है, मुख्यमंत्री जन वन योजना 2015, जल क्रांति 15-16 में, झारखंड राज्य जल नीति जरूर याद रखिएगा 2011 में आया झारखंड राज्य जल नीति, झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी जरेडा का गठन कब हुआ है, 2001 में हुआ है, वही झारखंड ऊर्जा नीति 2012। ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। इसी के साथ हम लोग का जो 8वां टॉपिक है झारखंड की जलवायु, ये भी खत्म होता है और झारखंड में पर्यावरण संबंधित तथ्य ये भी खत्म हुआ। अब हम लोग का 2 टॉपिक रह जाता है, एक तो झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण और आखिरी टॉपिक में हम लोग करेंगे झारखंड की अफवाह प्रणाली, जो कि खुद में काफी बड़ा टॉपिक होगा। तो इन्हीं के साथ हम लोग का पूरा झारखंड का भूगोल जो होगा वो खत्म हो जाएगा। ये पीपीटी आपको सिविलियंस के एप्लीकेशन में मिल जाएगा, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और इस पीपीटी को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज है, आप उस टेस्ट सीरीज में जुड़कर भी अपने एक्साइज कांस्टेबल, फील्ड वर्कर की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।